हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। तो यहाँ पर बातें होती हैं बहनों वाली, सहेलियों वाली, छोटी बड़ी अपनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मेरे व्यूअर्स साझा करते हैं कमेंट्स के ज़रिए, और मैं कोशिश करती हूँ कि उन पर बात करूँ। साथ ही इनवाइट करती हूँ बाकी सारे व्यूअर्स को भी कि अगर किसी के कमेंट का उनके पास कोई समुचित उपाय है, प्रैक्टिकल हल है, तो वो ज़रूर उन्हें कमेंट में मदद कर दें, क्योंकि वीडियो के कमेंट आने में, आंसर आने में लग जाते हैं 3 दिन। अगर आपने आज की वीडियो में कमेंट किया है तो उससे अगली वीडियो और फिर उससे अगली जो आएगी, है ना, तो 3 से 5 दिन लग जाते हैं जब क्वेश्चन का आंसर मैं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन को पढ़ें, और अगर उन्हें लगता है कि वो कोई बेहतर सलाह दे सकते हैं तो ज़रूर टाइप करें। क्या पता आपकी लिखी हुई कुछ लाइनें किसी के काम आ जाएं। इसी उम्मीद में ये चैनल चल रहा है ताकि मैं लोगों की किसी भी बहाने से मदद कर सकूं। अच्छी बात यह है कि लोगों की लाइफ सॉर्टेड हो रही है, रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव आ रहा है और लोग धन्यवाद करते थक नहीं रहे। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं, एपिसोड 172, जिसमें हम एपिसोड 170 के कमेंट्स पढ़ने वाले हैं। और अगर अब पहला कमेंट ही बहुत बड़ा है, लेकिन आगे इसके बाद जो बहुत बड़े कमेंट आएंगे, मैं पहले ही बता दूं कि टाइम अप होने लगा तो मुझे उन्हें छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज मैं जब बड़े कमेंट्स पढ़ने लगती हूँ ना, लगातार नहीं छोड़ती कुछ सोच के कि चलो कोई बात नहीं, तो मैं देखती हूँ कि अगले एपिसोड्स में लंबे और बहुत लंबे कमेंट्स जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो मुझे ये ना चाहते हुए भी करना पड़ता है कि मुझे वो कमेंट्स फिर छोड़ने पड़ते हैं। तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैम मुझे एक लड़के से शादी करनी थी बट मेरे भैया मान नहीं रहे थे। 1 साल हो गया था, लड़के को ये लग रहा था कि कहीं मैं बाद में ना पलट जाऊं, इसलिए मुझे कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। भैया को बिना बताए, बट लड़के की फैमिली को सब पता था, और कोर्ट मैरिज के जस्ट 10 डेज बाद भैया बेमन से राजी हो गया शादी करने को, और शादी फिक्स हो गई। बट उसके बाद भाई ने किसी भी चीज़ के लिए लड़के के घर वालों को कॉल नहीं किया। इस पर हमारा झगड़ा हुआ, बात बंद हो गई। कुछ देर पर डेट पास आई तो मैंने खुद कॉल किया और सब सही हो गया। शादी हुई भी, बट मेरे सारे सपने जो शादी से पहले हम दोनों ने देखे थे वो पूरे नहीं किए। जैसे कि फर्स्ट नाइट पर मैं रूम में अकेली थी, मुंह दिखाई की रस्म के पैसे नहीं दिए। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरी चाहत थी होने के बाद भी हनीमून पर नहीं गए। और भी बहुत कुछ शादी में मेरे मैके के लोगों को जो दिया गया था उसमें भी बेमन से आधा अधूरा किया लोग ने, और मैंने इनको घर को जो बोला था वो सब दिया। और इन सब की जब शिकायत किया तो उनका टोन ही चेंज था। पहले आप बोलते थे गुस्से में, अब तू तड़ाक करते हैं। और कल तो हद हो गई। कल ये पता चला कि वो कोर्ट मैरिज करने के बाद हमसे शादी ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भैया ने उनकी इज्जत नहीं की। इसलिए ये बात जान के बहुत झगड़ा हुआ, और उनका सीधे अब कहना है कि रहना है तो रहो, तो मत रहो, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या करूं। मायके से लड़के शादी की थी और अब ये मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। मेरा इनके साथ भी रहने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि भरोसा नहीं रहा अब। बट ये शादी तोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि अभी 8 मंथ ही हुए हैं शादी को। देखो जी, अक्सर लव मैरिज में ये कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। परिवार वालों को आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो देखते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सिर पैर नहीं होता, केवल एवं ही विरोध करना होता है। लेकिन कई बार एक्सपीरियंस के थ्रू वो बंदे को जज कर रहे होते हैं एक्चुअल में कि वो आपके लायक नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आप क्या किसी को भी समझ में नहीं आता, है ना। जो भी प्यार में होते हैं तो वो कर देते हैं। अब उनकी किस्मत सही होती है तो वो ठीक ठाक रहते हैं। लेकिन मैंने देखा है रीज़न क्या होता है लव मैरिज में इस तरीके की चीज़ें होने का, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन होती हैं वो जब वो हमें अप्रोच कर रहे थे। अरेंज मैरिज में तो हमारे माँ बाप मिलवाते हैं, तो हमें कोई एक्स्ट्रा अप्रोच नहीं करनी पड़ती लड़के को लड़की को एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन लव मैरिज में आप खुद आते हो एक दूसरे के पास, तो आप अपना बेस्ट वर्जन पेश करते हो सामने वाले के सामने, है ना। और फिर क्या होता है, बेस्ट वर्जन अब जो आप हैं वो तो दिखा ही रहे हैं, जो आप नहीं हैं वो भी बन के दिखा रहे हैं उस टाइम पे, क्योंकि आपको उस समय पे किसी भी कीमत पे वो बंदा चाहिए अपनी लाइफ में कि ये मुझसे इम्प्रेस हो जाए बस, है ना। अब भैया लाइफ फैंटेसी तो है नहीं, फिर ज़िंदगी असली रूप में आती है। आपकी शादी हो गई तो भी, नहीं हुई तो भी, फिर जब कमाना खाना घर गृहस्थी माता पिता के रोने ये सब शुरू होता है ना, तो फिर आदमी आ जाता है अपनी असलियत पे, औरत भी आ जाती है अपनी असलियत पे, ऐसा नहीं आदमी। तो एक्सपेक्टेशन हमने क्या देखी थी कि जी वो सपनों का राजकुमार जो वैलेंटाइन पे फूल ला रहा था, या
हमसे रात रात को 1:30 2-2 बजे तक बातें करता नहीं थकता था, या हमने मिलने बुलाया तो वो नंगे पैर दौड़ के आने को तैयार है। अब वो बन गया पति, अब वो क्यों आएगा भाई? इसमें लड़के की गलती थोड़ी है भाई। कोई चीज़ आप चेज कर रहे हो तब तक वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता है, अगर अभी नहीं देखी, जैसे टीवी में था पहले कि अगर सैटरडे को मूवी आ रही है, अगर आपने सैटरडे को फिक्स टाइम पे देख ली तो देख ली, नहीं देखी तो वो पिक्चर निकल जाएगी उतनी। तो आदमी 10 काम इधर उधर शेड्यूल करके छोड़ छाड़ के बैठता था ना। अभी पता है फ़ोन में कभी भी कुछ भी देख लो, तो है वो क्रेज़। तो सेम चीज़ है। अब ये है कि भैया आप दो चीज़ें, अब देखो ये तो हो गई लव मैरिज में ऐसा होता क्यों है, और अरेंज मैरिज या लव मैरिज में इतना डिफरेंस क्यों होता है। अब इसका हल क्या है समस्या का? अभी हुए हैं 8 महीने, अब ये दोनों ही एस्पेक्ट हैं, आप वहाँ पे देख के समझ चुकी हो, लेकिन अभी आपके पास बच्चा नहीं है। आपके पास ना दोनों रास्ते पूरी तरह खुले हुए हैं। अभी क्या सिर्फ आपको लग रहा है कि अरे मैंने इतना लड़ झगड़ के सब कुछ करके शादी करी थी, वापस जाऊंगी बेइज्जती होगी, ठीक है, ईगो वाली बात आ गई, वो है एक चीज़। और अगर आप रुक गई और यही चीज़ चलती रही, तब सोचो आपकी ज़िंदगी कैसी जहन्नुम बनेगी। तो थोड़ी सी बेइज्जती, उसका क्या जवाब है? सीधे कहना कि भाई ठीक है, मैं बच्ची थी, लड़कपन था, मुझे इंसान की समझ नहीं थी, माफ़ कर दो भैया, मैंने आपकी बात नहीं मानी। थोड़ा सा होगा लोगों को, लेकिन ये भी लगेगा कि ठीक है, उसे रियलाइज़ हो गया, वापस आ गई लड़की। समझ रहे हो? लेकिन अगर वहाँ रह के आगे को बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, और बिहेवियर इससे और बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि जो अभी शुरुआती में अगर लव मैरिज होते हुए भी चाशनी ने टपकारा अपनी जबान से, वो बाद में तो क्या ही करेगा। तो इस हिसाब से देखो तो भाई देख लो, क्योंकि रह आप मारी हो, आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि किस गति से वो बदला है इंसान, और आगे भी उसके बदलने के चांस है या नहीं है, ये आपको वहाँ रहते हुए इंट्यूशन आ रही होगी। तो अगर लग रहा है कि सुधार की कोई गुंजाइश है तो भैया कोशिश कर लो। लेकिन अगर लग रहा है कि अब तो यहाँ पे मामला ख़राब ही है, गवर्नमेंट जॉब है आपकी, है ना, तो ऐसा कोई वो तो है नहीं प्रेशर कि भैया मैं कहाँ जाऊँगी क्या करूँगी। तो मेरे हिसाब से तो भाई एक पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़की एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करती है। अगर हमें नौकरी करके कमा के खा के भी जूते ही खाने हैं घर में, तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ हमारे इतना कुछ करने का। तो फाइनल अगर मेरी राय आपके लिए मैटर करती है, तो मुझे लगता है कि इस शादी में अभी आपकी जल्दी ही आंखें खुल गई हैं, तो निकल जाओ तो ज़्यादा बेहतर। गलती हो गई, एक्सेप्ट कर लो, बजाय उसी गलती को आगे और बढ़ाते रहने के। नेक्स्ट दी नमस्ते, मेरी सास बर्तन साफ करती तो है नहीं, फैलाती पूरे दिन है बर्तन। आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, इतने बर्तन ना करने पड़े और उससे बात करने का कोई फ़ायदा है नहीं, इशू बनाती है। आप मेरी हेल्प करो, क्योंकि बर्तन बहुत करने पड़ते हैं पूरा, और काम रहा अलग, झाड़ू पोछा खाना कपड़े नंद करती हैं। सास नंद डिवोर्सी है और ना मेड रखती हैं। देखो, जब बर्तन आपको करने हैं, घर का सारा काम आप करते हो, तो मेड रखनी है नहीं रखनी है ये आपका डिसीजन होना चाहिए पहली चीज़। लेकिन नहीं है, चलो डेमोक्रेसी, बर्तन फैलाव हो रही हैं, आप कर रहे हो, तो आप भी एक जितना हो सके, मैं हमेशा कहती हूँ उतना करो। पड़े हैं पड़े रहने दो। अगर आपकी कमर दुख गई है या आपको खाना बनाना है, बर्तन ढेर लग रहे हैं, तो लगने दो। रात को भी नहीं धुल रहे, नहीं धुलने दो भैया, नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा फैला रहे हो। आ रहा समझ? एक टाइम ऐसा आएगा बर्तन धोने को, मतलब पीने खाने को बर्तन नहीं रहेंगे, तो आप ऑलरेडी काम में लगी हुई है, तो कोई किस मुंह से आपको कहेगा कि क्यों नहीं धोए? ठीक है ना। और दूसरी चीज़ वही है, बर्तन धोने की भी ना देखो थोड़ी सी ट्रिक है। आप थोड़े से एक्स्ट्रा बर्तन रख लो, अपने टाइम पे धो। जहाँ आप 20 बर्तन धो रहे हो, वहाँ पे 30 धोने में भी कोई एक्स्ट्रा टाइम ज़्यादा नहीं लगता, उतने में ही धुल जाएंगे वो। फैला रही हैं, फैला लेने दो। आपको मेक श्योर ये करना है, अगर मेरी मानो सॉर्टेड रहने के लिए, कि भैया खाने के टाइम पे मेरे बर्तन कम ना पड़े, तब मुझे कोई कुछ कहेगा नहीं। सिंक भरी हुई से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब होगी खाने के लिए बर्तन नहीं है, मैं यहाँ पे खाना बनाऊँ या पहले बर्तन धोऊँ। तो उसके लिए थोड़े बर्तन एक्स्ट्रा रख लेने चाहिए। फैला वो फिर भी गए, फिर भी गए, है ना। बाकी उन्हें कहते रहो कि भैया बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं, मेड रख लो, मेड रख लो, इसकी माला तुम जपती रहो। नेक्स्ट, हेलो दीदी, प्लीज़ बताएं, किसी इंसान को छोड़ना हो बट आप उससे बहुत अटैच्ड हो, सामने वाला नहीं, तो कैसे उसे छोड़ दें? जब भी उससे बात ना करो तो डिप्रेस हो जाती हूँ, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, समझ नहीं आ रहा कुछ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जो मुझसे अटैच ही नहीं है, मुझे उससे बात ना करके डिप्रेशन क्यों होएगा? मुझे तो उससे बात करके डिप्रेशन होएगा, क्योंकि मेरे को पता है मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ, और मुझे ये भी दिख रहा है कि सामने वाला मेरे लिए वैसा फील नहीं करता। तो मैं जितनी बार मिलूंगी, जितनी बार बात करूंगी, मेरा दिमाग उतनी बार खराब होगा, है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है कि वो आपसे
अटैच नहीं है और आप फिर भी उसी की कंपनी इंजॉय कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप पसंद है। तो फिर आपको उससे अलग होना ही नहीं है। वो लात मारता रहेगा जो भी है या रहेगी, आप उसके पैरों में पड़े रहो। आपको यही अच्छा लग रहा है शायद। अगर कोई मुझसे अटैच नहीं है तो मेरे को उसकी कंपनी अच्छी क्यों लगेगी फिर? ये है बात। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैंने पहले भी पूछा था कि मेरे और मेरे इन लॉज से नहीं बनती और हस्बैंड भी मेरे साथ ठीक से नहीं रहते। 17 साल मैरिज विद 2 गर्ल, बट नो बडी लाइक अस एंड सपोर्ट अस। बहुत फाइट करते हैं, दोगला इंसान है। जब बच्चे छोटे थे तो मेरे मायके वालों ने सपोर्ट किया था। मेरे भाई का डिवोर्स हो चुका है, 2 शादी भी ठीक नहीं चल रही है, तो वो मुझे टॉर्चर करता है, ना मेरे पेरेंट्स से बात करता है। अभी मेरे इन लॉज की 50वीं मैरिज एनिवर्सरी है और मेरे इन लॉज के घर में सिस्टर इन लॉ की चलती है। आई एम लिविंग विद हस्बैंड एट हिज वर्क प्लेस। इज टेल मी शुड आई गो टू इन लॉज हाउस फॉर फंक्शन, क्योंकि हमारी प्रेजेंस उनको पसंद नहीं और मुझे नीचा दिखाती रहती हैं मेरी सास। प्लीज़ सजेस्ट। भाई, चाहे वो नीचा दिखाएं चाहे वो ऊंचा दिखाएं, अब आप उस परिवार की बहू हो, आपके सास ससुर की 50वीं सालगिरह है, सेलिब्रेट होगा, 4 लोग आएंगे बाहर के रिश्तेदार, आप नहीं दिखोगी तो कोई ये नहीं देखेगा कि आपके साथ बर्ताव क्या हुआ या आपके ना आने का रीज़न क्या था। दिखाई ये देगा कि आप नहीं आई। तो इतना ज़्यादा जो भी सोच रही हो वो सब एक किनारे रख के फंक्शन में तो जाना है, ये तय है। और जाओ, बिना किसी पूर्वाग्रह के जाओ, आराम से अपना फंक्शन अटेंड करो, एज मच एज पॉसिबल इंजॉय भी करो, मैं तो ये कहूँगी। नेक्स्ट, मैम मैंने पहले भी कमेंट किया था, प्लीज़ रिप्लाई करिएगा। मेरी गवर्नमेंट जॉब है और मेरे हस्बैंड ने मेरी जॉब लगने के बाद मुझे बिना बताए रिज़ाइन कर दिया। आईटी फील्ड में थे, जब उन्होंने जॉब छोड़ी तब मैं प्रेग्नेंट थी। अब बेटा 6 साल का है। इस बीच बस वो कभी कभी ही आते जाते रहे, कभी बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी नहीं ली। 2024 दिसंबर में मैंने घर बनाना स्टार्ट किया। भूमि पूजन से पहले बहाना बनाकर वो चले गए, जबकि उनसे डिस्कस करके ही घर बनाना शुरू किया था हमने, और पैसे का सपोर्ट भी नहीं चाहा था, फिर भी अब तक नहीं आए। घर कंप्लीट भी हो गया, सब अकेले करते करते परेशान हो चुकी हूँ। क्या करूँ? मेरी नौकरी भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी होने के कारण कई परेशानियाँ आती हैं। मैंने ड्राइविंग सीखी ताकि मीटिंग वगैरह में बेटा साथ जा सके, अब उसकी पढ़ाई पर मेरे रूटीन का असर होता है। प्लीज़ गाइड मी। आपके हस्बैंड को जो मुझे समझ में आ रहा है, उन्हें लग रहा है कि ये अकेली ही कैपेबल है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और आपका काम फिर भी कोई रुक नहीं रहा, इसलिए उनकी मेल ईगो आड़े आ रही है। तो वो बजाय लड़ने झगड़ने सीन क्रिएट करने के, उस सीन से हट जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी इंपॉर्टेंस कुछ खास है नहीं आपकी लाइफ में, है ना। अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप तो, यही बात है ना कि भाई तुम नहीं कर रहे तो मैं तो करूँगी। कोई एक जना भी कर रहा है, थोड़ी समझदारी से वो काम लेते तो एक हैप्पी फैमिली चलती रहती। मैं हमेशा कहती हूँ कि पति कमाए या पत्नी कमाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर घर की संपत्ति इतनी है या फिर अपनी जो फाइनेंशियल फ्लो है वो महीने का चल रहा है, आप एक सम्मानजनक जीवन जी सकते हो, तो इट्स ओके कि अगर पति नहीं कमा रहा है, पत्नी की कमाई से पूरा पड़ रहा है, तो उसको घर में सपोर्ट कर देता है। उसकी नौकरी में कहीं ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ सपोर्ट कर देता है। तो इतनी अगर समझदारी उन्होंने दिखाई होती तो सब कुछ सही है। लेकिन आप किसी गलती के पार्ट पे हो ही नहीं, तो अब आपको क्या ही सलाह देगा कोई कि तुम ये कर लो तो वो आ जाएंगे, है ना। अब आप उनसे ये बात यही कर सकती हो कि आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ कि मैं अकेले करते करते थक गई हूँ यार, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, एक आप आ जाओ, एक फैमिली कंप्लीट सी लगेगी। इस तरीके से बात करो, मतलब उनको ये समझ में आए। थोड़ा सा एक आध बार बोल के देखो कि हाँ, अगर मैं नहीं भी कमा रहा इतना कुछ, तो भी इसकी लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस है, ये मुझे मिस करती है ना। मेरे आने से इसका जीवन आसान होगा, फ़र्क पड़ेगा, मेरी भी कुछ उपयोगिता है। उनको ऐसा महसूस होगा तो शायद, अगर और कोई रीज़न नहीं है तो शायद वो वापस आएंगे। नेक्स्ट, हेलो दी, माई हस्बैंड इज़ वेरी ईगोइस्टिक पर्सन। लड़ाई करते हैं और बोलचाल बंद। पहले हफ्ता 10 दिन होती थी, इस बार 20 दिन हो गए। कहते हैं नहीं बोलना तुमसे। मेरे किसी काम को कोई वैल्यू नहीं देते, चाहे मेरी तबीयत कितनी ही ख़राब हो, पूछते भी नहीं। बच्चों को पूरा ध्यान रखते हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। 17 साल हो गए शादी को। भाई 17 साल इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा है। शुरू में इमेच्योरिटी रहती है, नहीं समझ में आता रिश्ता, इस तरीके की चीज़ें शुरू में होती हैं। लेकिन एक टाइम के बाद जब बच्चे हो जाते हैं, गृहस्थी संभलने लगती है, तो हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। आपके पति का बचपना भी गया नहीं, है ना। तो कोशिश ये करो, जब आपको पता है कि अगर झगड़ा होता है तो 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन चलता है ना, और
उनको फिर फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, कलप रहे हो आप ही। तो ऐसी कंडीशन में समझदारी क्या है कि अगर ये झगड़ा हो किसी भी वजह से, परेशान भी मैं ही होंगी और एट द एंड सुलझाना भी मुझे ही है, तो मैं उस झगड़े को एट एनी कॉस्ट क्या करूँगी कि मैं उसको अवॉइड कर जाऊँगी। चाहे मुझे उस जगह से हटना पड़े, चाहे मुझे वो रीज़न पे बैकफुट लेना पड़े, है ना, चाहे मुझे थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़े। लेकिन अगर मुझे पता है कि एक झगड़ा होगा, 10 12 15 दिन का कलेश होगा, अब जो 20 दिन का भी हो गया, मैं परेशान रहूँगी, अगले को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, और उसके बाद भी फिर हार थक के माफ़ी मुझे मांगनी पड़ेगी या चीज़ें मुझे ठीक करनी पड़ेंगी। तो वो 15 20 दिन जो चला वो किस काम का हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। तो हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में जब हमें लगेगा कि हमारी बातचीत उस डायरेक्शन में जा रही है झगड़े की तरफ, हम उस बात को बीच में कट कर देंगे एंड जस्ट एक गोली खा लेंगे खुद भी कि चुप रहना है, इस बात को आगे खींचना ही नहीं है। वो आपको समझ में आता होगा कि भाई ये जा रहा है उस पॉइंट की तरफ। तो बजाय उस टाइम पे अड़ने के, बराबरी करने के, ये वो, अगर आप 2 4 बार छोड़ दोगी ना, जब ये कई महीनों तक नहीं होएगा तो धीरे धीरे आपका रिश्ता स्ट्रांग होगा। अभी आपका रिश्ता अपने पति के साथ 17 साल हो गए, स्ट्रांग ही नहीं हुआ, इसीलिए ये चलता आ रहा है। क्योंकि ये चीज़ें तभी तक होती हैं जब तक हमारा हस्बैंड वाइफ का वो बॉन्ड नहीं बनता इमोशनल वाला, तो वही नहीं बन पाया आपका। तो अब इस झगड़े को मान के चलो कि भाई कम से कम 6 महीने कोई झगड़ा नहीं होने दूंगी, चाहे जो हो जाए, फिर देखो कमाल। नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड नार्सिसिस्ट हैं, उनके हिसाब से चलो तो सब ठीक, वरना कलेश। इस बार बहुत ज़ोर से झगड़ा हुआ, बोले निकल यहाँ से, धक्का भी दिया। मैंने कहा ऐसे नहीं जाऊँगी, शादी करके आई हूँ, अपने रिश्तेदार, तुम्हारे रिश्तेदार सब बुला के फिर जाऊँगी। 2 घंटे बाद उन्होंने सॉरी बोल दिया, कहा कि तुम मुझे उकसाती हो तो मैंने ऐसा किया। वो तो सॉरी बोलकर नॉर्मल हो गया, पर मेरा मन नहीं करता उनसे बात करने का। डिवोर्स का सोचती हूँ पर बच्चों का सोचती हूँ तो कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्या करूँ? देखो, अगर वो नार्सिसिस्ट हैं आपको लगता है, लेकिन नार्सिसिस्ट मुझे लगता है ऐसे बिहेव करके ना इतनी जल्दी सॉरी नहीं बोलते, है ना। अब ये है, मान लो सॉरी उन्होंने बोल दिया, हो सकता है ये भी पैटर्न हो कि एक आदमी एक तरफ से मारता रहता है, हाथ से मारेगा, बातों से मारेगा, और उसके बाद फिर माफ़ी कर लेगा। ये भी सही कह रही हो आप, नार्सिसिस्ट करते तो यही है। लेकिन अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली है और ये एंड में बोल दिया कि आप उकसाती हो, तो इस चीज़ को ना एक बार छानबीन कर लो अपनी भी, कि ऐसा मैंने क्या कर दिया था। या फिर जब वो माफ़ी मांग रहे हैं, है ना, उसी टाइम आपको बोलना चाहिए था कि ऐसा मैंने क्या करा जिससे आपको उकसाना हो गया। अब वो कहेंगे ये चीज़ तूने बोली, तो आप बोलोगे कि भाई ये तो पॉइंट था, इसमें गलत क्या बोला था, मतलब सही को सही, गलत ना, गलत को गलत ना बोलूं, ये चाह रहे हो। फिर आपको उसी टाइम पे क्लियर कर लेनी चाहिए थी जब वो ये कह रहे थे कि तू उकसाती है मुझे, तभी क्लियर करो कि कैसे उकसा रही हूँ। और उकस तो मैं भी सकती हूँ ना, फिर मैं क्यों नहीं उकस रही कि मैं भी कुछ बोल दूँ, मैं भी कुछ कर दूँ, गुस्सा तो मैं ही आ रहा है हर बार। तो उसी टाइम पे उस पॉइंट को ही पकड़ के आपको डिस्कशन करना चाहिए था। आदमी माफ़ी मांगने आया है, यानी कि बैकफुट पे आया है, बात करेगा, उस टाइम पे ही आपको पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेनी चाहिए थी। तो आज के बाद उन्हें ये समझ में आता, जब ऐसे डिस्कशन होती है ना, तो आदमी को ये समझ में आता है कि भाई ये दिमाग वाली है, इसको मैं किसी भी तरीके की लकड़ी से हाँक नहीं सकता, इसके साथ लॉजिकली ही बात करनी पड़ेगी। और जब लॉजिकली आदमी बात करता है ना, तो फिर इस तरीके की झगड़े, उल्टी सीधी बातें, निकल यहाँ से, इन सब की गुंजाइश बताऊँ ना के बराबर हो जाती है फिर। नेक्स्ट, दीदी आज से 8 साल पहले मैंने अपने हस्बैंड का नंबर पर कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, जिसमें वो अपनी ऑफिस में ही वकील है, उससे प्यार भरी बातें कर रहे हैं। मेरे पूछने पर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, अब कल देखी वीडियो कॉल पड़ी थी, 40 सेकंड बात हुई है, मैंने देख ली, उन्होंने डिलीट कर दिया, क्या मैटर होगा, क्या लगता है आपको? जब आपने सुन लिया कि प्यार भरी बात हो रही है, तो प्यार भरी बात में ना देखो, एलोबरेट करने का यहाँ पे तो है नहीं जगह, लेकिन आपको पता होगा कि एग्जैक्टली क्या बात हो रही थी। एक तो होता है कि हम सॉफ्टली बात कर रहे हैं, तो वो एक नेचर होता है ना, कहते नहीं मैन विल बी मैन, वो घर में चाहे जैसे भी हो, लेकिन ऑफिस की महिलाओं का फ़ोन आएगा तो बड़ा नॉर्मल हंस के ऐसे बात करेंगे। अगर वो था और वो कह रहे कुछ नहीं था तो ठीक है। रही बात ये कि वीडियो कॉल, अब वीडियो कॉल है, हो जाती है, कई बार करते हैं जरूर। अब वीडियो कॉल का मतलब भी ये नहीं है कि हमेशा गलत ही हो, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, जो आप सोच रही हो वो भी और जो वो कह रहे हैं वो भी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा और प्रिसाइजली देखो कि एग्जैक्टली क्या वर्ड थे, क्या बात हो रही थी, तो आपका शक बेबुनियाद है या सच में शक की कोई गुंजाइश है।
और उसमें आप करोगी क्या उसके बाद, ये भी सोच लो कि इन केस अगर मुझे पता चलता है कि भाई मेरे पति का उसके साथ अफेयर चल रहा है प्रॉपर, तब मैं क्या करूँगी, वो भी एक दिमाग में रखो कि मैं झगड़ा करूँगी, मैं उसको आराम से बैठ के बताऊँगी, मैं उस लड़की की क्लास लगाऊँगी, या मैं शादी से निकलूँगी। ये सब चीज़ें भी एक बार बैठ के तसल्ली से अपना मन बना लेना कि मुझे करना क्या है उसके बाद। लेकिन उससे पहले क्लियर हो जाओ कि है भी ऐसा कुछ या आप ज़्यादा सोच गए। नेक्स्ट दी, मैं भी वीडियोस बनाती हूँ पर डेली नहीं बना पाती, क्या करूँ। देखो काम कोई भी हो यार, वीडियो बनाने का हो, नौकरी का हो, कोई कलाकारी का काम हो, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो काम होएगा, चलेगा, बढ़ेगा, नहीं तो अटकेगा। लेकिन वीडियोस में आप ये कर सकते हो, अगर आप डेली नहीं बनाते अल्टरनेट डे का रखो, अल्टरनेट डे भी नहीं हो रहा ट्वाइस इन अ वीक रखो। आपको शुरू में जो सूट करे आप वो फ्रीक्वेंसी रखो, उसको कंटिन्यू करो, उससे ज़्यादा हो जाए कम ना हो। यहाँ पर पैटर्न फॉलो करता है यूट्यूब। जो कई लोग ऐसे हैं जो महीने में एक वीडियो डालते हैं और उनकी वीडियो महीने की एक वाली में ही कई कई लाख व्यूज़ आते हैं। लोग इंतज़ार करते हैं महीने में एक ही वीडियो आएगी। तो ऐसा नहीं है कि सक्सेस होने के लिए आपको डेली डालनी है। एक रूटीन बना लो कि मैं 3 दिन में एक वीडियो डाल सकती हूँ, तो 3 दिन में ही डालो, लेकिन ऐसे ही चलो, फिर वो मिस ना हो। नेक्स्ट, हेलो दी, मुझे लगता है फ्रेंड का नाम लेकर अपने बारे में ही क्वेश्चन आते हैं शायद, प्लीज़ इसे भी ध्यान में रखकर रिप्लाई करें। मैं समझती हूँ, तो इसीलिए मैं कर देती हूँ इसी तरीके से रिप्लाई। नेक्स्ट, मैंने कमेंट किया था कि सास ने लकड़ी फिट की थी मेरे हस्बैंड के बीच, तो गुस्से में हस्बैंड बोले कि मुझे तू पसंद नहीं है, मैं किसी और से बात करता हूँ। फिर कई दिनों बाद खुद ही कॉल करके बोले कि मैं तुमको आजमा रहा था कि तुम मुझ पर कितना यकीन करती हो, पर तुम तो मुझे ऐरा गहरा समझती हो। पहले और आखिरी तुम हो। जिस चीज़ से नफरत करता हूँ वो करूँगा। मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, मैं अल्लाह पाक से डरता हूँ बस। और उनके ये बोलने के 2 दिन बाद मैं अचानक से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया और बोला कि स्क्रीन शेयर करो, दूसरी मोबाइल को भी दिखाओ हर जगह। मैंने देखा और उन्होंने बिना कुछ बोले दिखाया भी। वो हंस रहे थे पर मैं अभी भूल नहीं पा रही हूँ। वो बोले कि तेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए बोला था कि घर में और कोई बात ना हो, तो क्या मुझे यकीन करना चाहिए? भैया ऐसे मेरे को नहीं पता आपके पति ना कितने मजाकिया हैं कितने नहीं हैं, तो ये क्वेश्चन इसका आंसर कोई नहीं दे पाएगा कि क्या आपको यकीन करना चाहिए। अब वो सब कुछ कह दे मैं मजाक कर रहा था, तो ये तो आपके हस्बैंड है, आप बरत रही हो, आपको पता होगा कितना मजाक और कितना सच। लेकिन अगर मन में संशय है तो तसल्ली कर लो पहले, हर चीज़ को देख के सुन के तब विश्वास करो, सीधे मत करो, यही तरीका है। नेक्स्ट, हेलो दी, मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड जॉब नहीं करने दे रहे, आपने कहा जॉब मत छोड़ो। मैंने जॉब नहीं छोड़ी पर घर के हालात देखकर मैंने 2 महीने का ब्रेक ले लिया। सबको बोल दिया मैंने जॉब छोड़ दी, अब घर में सब कुछ ठीक है, तो मैंने जॉब फिर से ज्वाइन कर ली। जो मेरे साथ काम करते हैं उनको अच्छा नहीं लगा कि मैं वापस आ गई, मेरे खिलाफ बोल रही हैं। किसको तो स्कूल विजिट करना नहीं आता, टीचर से बात करनी नहीं आती, इसको वापस क्यों लिया? क्या मुझे उससे जवाब देना चाहिए? ये जो आपने समझाया है, हर किसी को सफाई नहीं देनी चाहिए, आप अपनी तरफ से 100% करो, सामने वाले को बोलें दो जो बोलने बोलें। पर दी मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे उससे बात करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि वह भी एक औरत है, एक औरत दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती, जबकि मैंने अपने घर के सारे हालात बताए हैं। पता नहीं क्यों जलन हो गई उसको मेरे ज्वाइन करने से। अब मुझे बात करनी चाहिए, फॉर्मल बात करनी चाहिए, हाय हेलो प्लीज़ बताना दी, एडवांस में थैंक यू, आपने मेरी लाइफ सॉर्ट आउट करती है दी। देखो उसका किलसना जो भी है, अगर वो किलस रही है उसको रीज़न उसको पता होगा क्यों किलस रही है। हो सकता है आपके जाने के बाद उसको कुछ स्पेशल मिला हो, जो आपके आने के बाद वापस उसकी पोजीशन या कुछ भी है छिन गई। एक बेसिर पैर की सी बात होती है, लेकिन होती है ये चीज़ स्टाफ में, ठीक है। अगर उसके रीजंस जो भी हैं उससे आपको कोई फ़र्क नहीं है, एक आध बार बोला है क्यों रख लिया, ठीक है। बार बार माला जपे, लगा दो क्लास उसकी। क्या तुझे ज़्यादा पता है या रखने वाले को ज़्यादा पता है? सिंपल क्वेश्चन ये है कि अधिकार क्षेत्र तुम्हारा है या उनका है। तुम उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न उठा रही हो, इसका मतलब कि क्यों रख लिया, उन्हें कुछ पता ही नहीं, वो सीनियर है। ये बात कहो, अपने ऊपर लो ही मत कि नहीं मैं तो काबिल हूँ, ये वो। आप काबिल हो ये दिखाओ अपने काम से, लेकिन उसको चुप कराने का सीधा वो है। और जो जिन्होंने आपको रखा है, जो भी आपके सीनियर हैं, वहाँ पर सीधे पॉइंट आएगा कि ये है ना कि भैया उनसे ज़्यादा पता है क्या आपको, बस एक आध बार। लेकिन अगर वो
माला जपे उस चीज़ की कि हर जगह हर जगह हर जगह। एक आध बार 2 बार तो देखो, अपनी एनर्जी बचाने के लिए हर जगह घुसना बेकार है, लेकिन जब कोई लगे कि सिर से ऊपर जा रहा है पानी, तब अगर नहीं बोलोगे, क्लास नहीं लगाओगे, तब भी तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा वो इंसान। तो कभी कभी ज़रूरत होती है तो फिट कर दिया जाए उसे। नेक्स्ट, दीदी एक वीडियो भैया के साथ बनाओ जिसमें आप दोनों जितने कंफर्टेबल अपनी मैरिड लाइफ दिक्कत है उनके सोल्यूशन बताएं, हमें दिशा मिलेगी। कमेंट डिलीट मत करना, रिप्लाई ज़रूर देना। भैया ये ना हो पाएगा। तुम्हारे भैया के पास शब्द हैं कोठे के, वो बहुत कम बोलते हैं। इवन जब जिस दिन मेरा मन नहीं होता या मैं शेड्यूल नहीं बना पा रही, कुछ है, तो मैं इनसे कहती हूँ आ जाओ बहन बातें करेगा एपिसोड तुम शूट कर लो। तो ये एक मजाक है ना। उनको बोलने में बहुत ज़्यादा वो है, वो मितभाषी हैं, सुनते समझते सब हैं, लेकिन वो बोलते सच में बहुत कम है। उनके शब्द ना नपे तुले होते हैं और वो उतना ही बोलते हैं बस। उनको ना पसंद ना उन्हें इच्छा कि मैं बहुत बोलूं या लोग मुझे जाने, ये वो व्लॉग के चक्कर में आप लोग जान भी गए, वो बहुत इंट्रोवर्ट बंदे हैं। कभी भी नहीं होगा ये, तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। दीदी मैं आपका वीडियो रोज़ देखती हूँ लेकिन आज कमेंट कर रही हूँ, प्लीज़ रिप्लाई करना। मैं घर पर सिलाई का काम करती हूँ, महीने के करीब 30,000 का काम हो जाता है और सारे पैसे मेरे हस्बैंड के बैंक अकाउंट में जाते हैं। अभी हमने एक प्लॉट लिया है, उसका कंस्ट्रक्शन भी करना है, इसलिए पैसे एक साथ जमा करते हैं। ज़मीन मेरे हस्बैंड के नाम है, वह बोल रहे थे कि तुम्हारे नाम लूँगा, लेकिन आधार कार्ड में प्रॉब्लम के कारण वो अपने नाम ले लिए और बोल रहे थे बाद में तुम्हारे नाम करा दूंगा जब तुम्हारा आधार कार्ड सही हो जाएगा। तब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी मैं काम करती हूँ क्योंकि मुझे मेरा खुद का घर बनाना है। एक छोटा बच्चा भी है, उसको भी संभालना पड़ता है। हस्बैंड हेल्प भी करते हैं काम में। आधार कार्ड गलत होने के कारण केवाईसी नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं अपने हस्बैंड के अकाउंट में पैसे रखती हूँ। क्या ये मेरे लिए सेफ़ है? प्लीज़ रिप्लाई करना दीदी। घर वाले हमेशा मेरे हस्बैंड से पैसे मांगते हैं, वो हमेशा दे भी देते हैं थे, लेकिन अभी 2-3 साल से वो मेरे कहने पर नहीं देते। हाँ कुछ ज़रूरत होता है तभी दे देते हैं। देखो रिस्क तो देखो रहता है कि भैया ये अगर उन्हें न दिया है उन्हें न दिया है, लेकिन पति पत्नी में अगर इतना भी भरोसा नहीं करोगे तो जियोगे कैसे? बाकी ये हो सकता है कि आप आधार कार्ड सही कराना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो हो ही नहीं रहा। युद्ध स्तर पे चाहे छुट्टी लेनी पड़े चाहे कुछ, पहले आधार कार्ड को ठीक करा लो केवाईसी, उसके बाद अपने बैंक में पैसे डालना शुरू कर दो। अगर थोड़ा सा भी दिमाग में आ रहा है तो 2 जगह हो जाएंगे, क्या हो गया? वो तो निकालने में कितनी देर लग रही है कि एक ही जगह जमा करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो कर लो अलग। लेकिन ये चीज़ अगर उनके दिमाग में गलत तरीके से जाएगी तो भी अलग हो जाएगी आपकी सिचुएशन, है ना। लेकिन अगर अलग कर भी लोगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पहले अपना आधार ठीक करवा लो जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है, और बस। क्योंकि अब पहले वो क्या करते थे, लेकिन अभी 2-3 साल से रुके हुए हैं। तो मुझे जो समझ में आ रहा है, अगर बाहर से देखो तो भाई ठीक है, एक फैमिली में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और अपने पति से दोनों मिलके कर रहे हैं, पैसे एक जगह जमा हो रहे हैं, भरोसा है। अब इतना भरोसा तो करना ही पड़ता है देखो सभी पे, तो हमारे पति है। नेक्स्ट, हाय जी मैं जॉइंट फैमिली हूँ, सास नहीं जेठानी को शादी को 25 साल हो गए, 21 साल का बेटा है उसका। अब उसका किसी से चक्कर है भैया। मेरे बेटे को पता है मुझे भी, अब बेटा अपने कजिन को बताना चाहता है, मैंने रोक दिया। जेठानी बहुत चालू है, क्या करूँ? मैं परेशान हूँ। मतलब चक्कर किसका है, बेटे का कि जेठानी का? ये नहीं समझ में आया मुझे। तो अगर जिसका भी है कि आपके बेटे को पता है, वो बताना चाह रहा है, तो भैया अगर ऐसा लग रहा है कि गलत जगह कुछ हो रहा है तो बता दो। लेकिन कई बार बताने वाला जो है वो फंस जाता है, और जिसका चक्कर हो रहा होता है वो सांप बन जाता है। तो मेरी सलाह में तो जैसा चल रहा है चलने दो, वो जाने, उनका काम जाने। तुम अपना लड़के से बोलो कि भैया तू अलग रहे, कर लेन दे ना जो कर रहा। नेक्स्ट, हाय जी मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, ये हो गया। हेलो दी, मेरी सास ने मुझे बाल पकड़ के अपना सर मेरे सर में मारा तो मैंने पुलिस को बुलाया। क्या हो रहा है इस दुनिया में? हस्बैंड से लड़ाई हो गई थी तो नंबर ब्लॉक कर दिया था मैंने, उन्हें नहीं बता पाती हूँ तो सास एंड झूठी कहानी बनाकर उन्हें बता। वो दूसरी सिटी में रहते हैं, बट मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने सास को कुछ भी नहीं बोला। मुझे सास से बात करने का बिल्कुल मन नहीं होता। हस्बैंड के सामने कुछ बोलो सास के बारे में तो लड़ाई करते हैं। अब आप बताओ मैं क्या करूँ, मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएं और वो मुझ पर ट्रस्ट करने लगें। आपके पति ने आपका नंबर ब्लॉक कर रखा है, रिश्ता कहाँ से अच्छा हो जाएगा? ऑलरेडी इतनी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं कि
आपको पूरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी वहाँ से लेके वहाँ तक, पूरी ज़िंदगी निकल जाए ऐसी चीज़ों को ठीक करने में, है ना। ऐसे ही नंबर ब्लॉक नहीं हो गया होगा, सास वो आपकी इतनी बड़ी वाली कार्टून, वो सिर में सिर पकड़ रहे हो, पुलिस आ रही है, ये छोटे मुद्दे नहीं है। एक लौटने के लिए भी एक दूरी होती है ना कि आप वहाँ तक जाके लौट आओगे। आप इतने आगे निकल गए हो, छीछड़ लेदर इतनी ज़्यादा मच गई है आपके घर में कि भगवान जाने कैसे वापसी होगी, होगी भी या नहीं होगी। तो ये इतने बिगड़े हुए रिश्ते ठीक हो ना, कोई मजाक बात नहीं है। आपको बिल्कुल ऊपर से नीचे तक खुद को बदलना होएगा, उनकी 10 गलत बातें सुन के भी रिएक्शन देने से बचना होएगा, है ना। और जो सास आपका बाल पकड़ रही है, सिर में सिर मार रही है, उस सास से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसके साथ अपने टर्म सुधारने पड़ेंगे, क्योंकि वो ही जरिया है आपके पति तक जाने का। आपके पति आपका नंबर फिर अनब्लॉक करें, बहुत लंबी लड़ाई है। तो अगर इसी शादी को ठीक करना है, सब कुछ सही करना है, तो भैया लग जाओ काम पे। पहले खुद को बदलो और फिर धीरे धीरे जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वन बाय वन उनको बातचीत करना शुरू करो। जिन चीज़ों पे झगड़े होते थे उन कारणों को एट एनी कॉस्ट दबाओ, तब जाके वो ठीक होगा। अब आप सोचो कि मेरी सास से में तो कोई मतलब मैं रखूँ ना, और मेरा पति मेरे साथ ठीक से रह ले, भैया वो न रह पाएगा। ब्लॉक कर दिया उसने नंबर आपका, वो आपके कहने पे भी कुछ कह नहीं रहा उन्हें। इतनी आसान नहीं है। आपके पति तक जाने का रास्ता आपकी सास से ही होके जाएगा। नेक्स्ट दी, मैं एक टीचर हूँ। मैंने आपसे पहले भी अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी कि प्रिंसिपल एंड विदाउट एनी रीज़न मुझे टर्मिनेशन दे दिया, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड को मेरी जगह ज्वाइन कराना चाहती थी। आई एक्सेप्ट हर डिसीजन विदाउट आर्गूमेंट्स। अब जब मैंने उससे एक्सपीरियंस लेटर मांगा तो मुझे पता चला कि उसने ओनर को बोला है कि मैंने एक बच्चे को ये बोला है कि ये स्कूल छोड़ दो, यू अच्छा नहीं है, और वो कह रही है कि ये बात बच्चे ने कंप्लेंट करी है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। उसने मेरी इमेज ओनर के आगे स्पॉइल कर दी खुद को सेव करने के लिए, क्योंकि उसने मुझे सेशन मिड में ही टर्मिनेशन दिया था। मेरी बच्चे से बस आईटी रिलेटेड कैरियर को लेकर बात हुई थी। वो एआई लेना चाहता था जो इस स्कूल में अवेलेबल नहीं था, और उसने टीसी ले लिया। हाँ, तो आपने बच्चे को दी होगी सलाह, बच्चे ने बोला होगा मैम कह रही है ये वाला सब्जेक्ट तो इस स्कूल में नहीं है, तू चला जा। उन्होंने उसी को बेस बना लिया, है ना। उनके लिए तो भैया, प्राइवेट वालों के लिए तो एक एक बच्चा मैटर करता है, कई कई लाख के असामी हैं। और दूसरा रीज़न वही है कि निकालना तो था ही। अब दूसरी तरीके से सोचो तो प्रोफेशनल आदमी अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं से तो रास्ता निकालेगा ही, तो उसने वही करा है। अब अगर आपको अपनी इमेज यहाँ पे ठीक करनी है ये वो, तो उस बच्चे को सामने लाओ, उसके पेरेंट्स को लाओ कि भैया ये बताओ मैंने क्या कहा था, वो चीज़ कन्फ्रंटेशन करके क्लियर हो जाएगी बात कि आपकी एग्जैक्ट बात क्या हुई थी। लेकिन क्या तो उन्हें पड़ी है पेरेंट्स को कि वो आपकी इमेज वाइट वॉश करने आएंगे, है ना। तो अगर वो नौकरी आपको छोड़ दी है तो छोड़ दी तो छोड़ दी, अब पीछे जाने के बाद वो क्या सोच रहा है कौन हमारे बारे में, इट डजेंट मैटर। और आगे से बच्चों को भी सलाह देने से बचो। बच्चे ना किसी के नहीं होते यार। हमें लगता है कई बार हम टीचर के तौर पे भावनाओं में बह जाते हैं, ये किसी के नहीं होते। मैंने देखे ना, 23 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, और उससे पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी। अटैचमेंट हमें हो जाता, उनको कुछ नहीं होता जब तक वो स्कूल में हैं। हाँ जी हमारी मैम जी ये वो, जाने के बाद ना उन्हें नाम भी याद रह जाए 1-2 साल बाद, बहुत बड़ी बात है। और प्राइवेट में भी यही है कि हाँ ठीक है उन्हें नाम याद रह जाएगा, लेकिन आप सोचो कि आप अपनी नौकरी दांव पे लगा के किसी बच्चे के लिए कुछ करो, भैया वो जमाने नहीं है। आप थोड़े से प्रैक्टिकल और साइड लाइन होके बच्चों के साथ इमोशन जोड़ने चाहिए कि उनका भला हो जाए, हमसे कुछ सीख जाएं। सिखाने के लिए उन्हें हम जो कर पाएँ वो करें, तो बाकी वो फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा लिमिटेड ही आप रहो तो ज़्यादा सुखी रहोगे एज अ टीचर, और सेफ भी। अब आपके तो खतरा ही आ गया ना नौकरी पे ही। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे ससुराल वालों ने शादी में मुझे कोई गोल्ड गिफ्ट नहीं किया, आज तक उन्होंने एक कपड़ा तक नहीं दिलवाया। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, हस्बैंड भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। मुझे मेरे पीहर वालों ने अच्छा गोल्ड दिया था शादी में। अब मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं मेरी सैलरी पर होम लोन ले लूँ, और जो डाउन पेमेंट में कुछ अमाउंट्स रिमेनिंग रहेगा वो मैं अपने गोल्ड पर लोन लेकर पे करूँ। मेरे हस्बैंड ने 4 साल की शादी में कभी मुझे पैसे नहीं दिए, वो कहते हैं मैं लोन में चुकवा दूंगा। मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करती, अब तक कुछ नहीं दिया तो आगे क्या करेंगे। लोन को किस्त तो सैलरी से अपने आप ही कट जाएगी, फिर मैं मेरा खर्चा कैसे चलाऊंगी। ये तो कुछ देते नहीं और आधी प्रॉपर्टी के ओनर भी बनेंगे। सारे ससुराल वालों की नज़र मेरी सैलरी और गोल्ड पर है, प्लीज़ गाइड मी।
रिश्ता बचा रहे किसी तरह। जब दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप क्यों लोगी लोन, आपके पति क्यों नहीं ले सकते? पहला क्वेश्चन ये कर दो, ठीक है। घर खर्च मैं चला लूँगी, आप लोन ले लो अपनी सैलरी पे, पहली चीज़। और दूसरी, डाउन पेमेंट अगर अभी नहीं है तो हम अभी ले ही नहीं रहे, लेकिन गोल्ड के रेट देखो कितने बढ़ रहे हैं। इस टाइम गोल्ड बेचना समझदारी नहीं है, अब तो जो है बस संभाल के रख लो, है ना। डाउन पेमेंट के पैसे अभी नहीं है तो क्या हो गया, हम 2 साल जोड़ लेंगे लग के। गवर्नमेंट जॉब में सैलरी में क्या दिक्कत है, 2 साल जोड़ो, अच्छे खासे पैसे जमा हो जाएंगे, तब दे देंगे हम डाउन पेमेंट। ये कह के उन्हें रोक दो बस। इस चीज़ पे अड़े रहो कि भैया प्रॉपर्टी में जब नाम दोनों का आ रहा है तो मैं सैलरी पे लोन नहीं लूँगी, दोनों की जॉब है, आप ले लो। सुनीता जी सास देवरानी को बहुत मानती है, वो कुछ भी ना करे तो भी ठीक, मुझसे बहुत चिढ़ती है और चाहती है कि सब काम मैं करूं। प्रेग्नेंट हूं तब भी कोई हेल्प नहीं, मैंने बहुत किया है बट कोई एहसान नहीं। पति को सिखाती हैं, लड़ाई करवाती हैं, हस्बैंड मम्माज बॉय हैं। देखो जी, जब कोई हमारी परवाह ना कर रहा हो, है ना, लेकिन हमारी तबीयत की बैंड बजी पड़ी है और जब हम अपनी तबीयत को किनारे रख के भी सेवा कर भी रहे हैं, कुछ काम कर भी रहे हैं, उस काम की कोई वैल्यू नहीं हो रही हो, तो भाई देखो, काम करके भी आपकी वैल्यू नहीं हो रही, काम ना करके भी क्या ही उखाड़ लेंगे, वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। हो सकता है एक आध डायलॉग और मार दें फालतू, तो कम से कम आपके शरीर को तो आराम मिलेगा। आप प्रेग्नेंट हो, जितना आपसे आराम से हो जाए, जितना डॉक्टर ने बता दिया हो करने के लिए कि आप आराम से कर सकते हो काम, उतना करो, भाड़ में जाए सब कुछ। क्योंकि करते करते आपकी तबीयत खराब हो गई, बच्चे को स्ट्रेस आ गया, पेट में है वो, फिर भी तब इनका क्या है, रोटी कपड़ा ये वो, घर की सफाई, सास भड़का रही है, माँ भड़का रही, भाड़ में जाए। जो मुझे लगता है एक प्रेग्नेंट औरत के लिए उसकी सेहत और उसके बच्चे की सेहत, इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, बस बाकी चीज़ें उसके बाद आएंगी। तो करने के बाद भी बुराई मिल रही है तो ना करके बुराई ले लो, कम से कम बॉडी को आराम मिलेगा। नेक्स्ट, हेलो दी, कैसे हो आप? आपने मेरे कई सवालों का जवाब पहले भी दिया था, अब मेरा एक सवाल और है कि मेरे यहाँ मेड लगी हुई है झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, कुकिंग कपड़े का काम, थोड़ा घर समझाने का काम रहता है। मैं ऑफिस भी जाती हूँ मॉर्निंग में और शाम को आती हूँ। मेरे 2 साल का बेबी है जिसे दिन में सास देखती है, लेकिन मेरी सास की एक बुरी आदत है, वो मेरे से खुश नहीं रहती, अपनी बेटी से ज़्यादा लगाव है, मेरे पीठ पीछे कुछ ना कुछ खिलाफ काम करती है, मेरे पति से भी कई बार चुगली करती है, नंद भी रहती है, वो भी बहुत तेज़ है। दोनों माँ बेटी मिलकर खिचड़ी से पकाती रहती हैं। टोटल मिलाकर घर में कुछ ना कुछ मुझे नीचा दिखाने के लिए या मेरी इमेज सबकी नज़रों में घटाने में रहती हैं। मैं चाहती हूँ सारे काम मैं हैंडल कर लूँ, लेकिन उनकी लोमड़ी वाली आदत है, इसलिए मैं उनको काम घर के करने के लिए कहती भी हूँ, जबकि मेड है, मैं सब अकेले भी कर सकती हूँ बाकी के काम, लेकिन उनकी आदतों की वजह से परेशान हो जाती हूँ। बुढ़ापे में भी उनसे काम लेती हूँ, मोस्टली तो मैं ही करती हूँ क्योंकि वो मुझे बेटी के आगे कुछ सोचती नहीं, इसलिए मेरे अंदर खुन्नस आती है कि मैं क्यों सब हैंडल करूँ। जब ऐसी बात है तो बताओ, क्या मुझे उनको इग्नोर करके सारे बच्चे हुए काम हैंडल करने चाहिए विद जॉब, या उनसे भी करवाना चाहिए ताकि बुद्धि ठिकाने पर रहे? जबकि मेरे मन में रहता है सास का बुढ़ापा है, काम मत करने दो, दूसरा रहता है फ्री छोड़ दिया तो तहस नहस कर देंगे मेरी लाइफ, मेरी वैल्यू कान भर भर कर क्या करूं? आप ना बड़े भरोसे से कह रही हो कि आप उनसे काम करवा लेती हो, करवाऊं कि नहीं करवाऊं, इतना कॉन्फिडेंस आप में है तो ऑब्वियसली आप एक मजबूत स्थिति में हो ना। मतलब मुझे पता नहीं क्यों क्वेश्चन पढ़ के मेरे को आपकी सास से हमदर्दी हुई, आपसे नहीं हुई पता नहीं क्यों, है ना। तो आप इतने कॉन्फिडेंट जब हो कि भैया मैं चाहूँ तो मेरी सास काम करेगी, मैं चाहूँ तो नहीं करेगी, तो सब कुछ तो आपके हाथ में है, तो जो मर्जी आए वो करो। अब इसमें यह है कि बुढ़ापे में शरीर काम करे नहीं करे, तो देखो बुढ़ापे में जितना हम काम कर सकते हैं अगर हम उतना करें तो स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है, आदमी मेंटली फिजिकली फिट रहता है, उसको लगता है कि हाँ मैं भी किसी योग्य हूँ, मेरे भी अभी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो वो परफेक्टली फिट है, काम कर रहा है अगर आदमी तो अच्छा है उसके लिए। उसको आप बैठा दोगे तो ऑब्वियसली जो आप कह रहे हो एंड में परेशानी बढ़ेगी उसकी। बाकी ये कि जी आप चाहें तो सब कुछ हैंडल कर सकती हैं, लेकिन जब घर में फैमिली मेम्बर हैं, जॉब पे हो, छोटा बच्चा है, तो अगर वो कर रही हैं तो कर ले दो। अब रही बात ये कि जब आप नहीं हो तो बुराई करती हैं, देखो ये ना मुझे लगता है एक नेचुरल सा प्रोसेस है। अब आप अगर अपना कमेंट आप खुद पढ़ोगे या मैं औरों के भी कमेंट की बात करूं
तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सास, नंद, देवरानी, जेठानी, आप भी तो बुराई कर रहे हो ना उनकी, अपनी साइड बता रहे हो, नो डाउट, लेकिन उनके लिए आप अच्छा तो नहीं बोल रहे ना। तो सेम चीज़ है, अभी वो दूसरी साइड है तो उनको लग रहा है कि आप में ये कमियां हैं, वो आपस में बोल के अपना दिल हल्का कर रही है। इतनी सी बात है। तो किसी की बुराई करने से, कि कोई हमारे बारे में बुरा कह रहा है, ये हमारे ऊपर है कि हम उसे कब तक और कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि खाली बैठी हैं घर में, है ना, अब सारा दिन बैठी हैं, मैं हूँ नहीं, मैं ही टॉपिक हूँ बस, मेरे बारे में अब कुछ अच्छा दिख नहीं रहा, उन्हें तो बुरा बोल रही है। भाई वो घर में रह रही हैं, आप बाहर जा रही हो, बाहर करके हम काम आते हैं, लेकिन लोगों को लगता भैया बाहर घूम रही है, मज़े आ रहे हैं। तो इस बुराई को पार्ट ऑफ द रूटीन मान लो अपना, कि जब बाहर निकलती है ना कोई लेडी, तो जो घर में रह जाती है वो उसकी बुराई ही पीटती हैं। तो मतलब जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, जोश में आके कि मैं सब कुछ अकेले कर लूँगी, अभी मैं करने नहीं दूंगी, वो वाला ऑप्शन रहने ही दो। पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों ही तरीके से यही वाला ठीक है, कि काम अगर कर सकती हैं तो करें। नेक्स्ट, दीदी मैं रोज़ रात को सोचती हूँ सुबह उठूँगी जल्दी, एक्सरसाइज करूँगी, जल्दी से अपने सारे काम करूँगी, लेकिन मैं सुबह उठते ही सब कुछ भूल जाती हूँ, चक्कर से कैसे निकलूँ, और फिर रोज़ सुबह काम के लिए लेट हो जाती हूँ। देखो ये बहुत बार होता है ना। आप क्या करो कि जितने बजे से आपका काम शुरू होना होता है ना, उसके टाइम को आपके उठने के टाइम से मैच करो कि एग्जैक्टली कितने टाइम लेट आप उठ रहे हो, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, है ना। तो वो जब ज़्यादा गैप होता है ना, तो हम सोचते हैं कि हमने 4 बजे का अलार्म लगा लिया, 4:30 का लगा लिया, हम उठ जाएंगे, लेकिन हम उठ नहीं पा रहे। तो मान लो हम उठ रहे हैं 6 बजे, मान लो हम उठ रहे हैं 7 बजे, आप 7 बजे का ही अलार्म लगाओ, बीच का लगाओ मत, ठीक है। अब आप अपना दिन ऐसे ही प्लान करो कि मैं 7 बजे उठ के कैसे कैसे ये चीज़ें करूँगी। अगर एक्सरसाइज नहीं हो पाती तो शाम को कर लो उस टाइम पे, है ना। तो एक होता है कि मोटिवेशन, भाई हमने मोटिवेशन ले लिया, कहीं से कुछ सुन लिया, कर लिया, अब हम उठेंगे उठेंगे, उठा हम पे जा नहीं रहा, को पूरी कोशिश कर रहे हैं, लंबा टाइम हो गया लेकिन हमसे उठा नहीं जा रहा, तो फिर प्लान बी करना पड़ेगा ना, कि नहीं उठा जा रहा, अब क्या, आगे का देखो अब। तो फिर जिस टाइम पे उठ रहे हो उसी टाइम से सोचो कि अब इस टाइम के बाद आगे का जो दिन है इसमें मैं कैसे क्या क्या कर सकती हूँ, वो कर लो। तो ये है कि परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन काफ़ी कुछ तब भी निपट जाएगा। इसी को तो कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग। मान लो आपका सुबह का 1.5-2 घंटे का एक ब्लॉक खराब हो गया, आप नहीं उठ पाए, उसके बाद का जो है वो रूटीन अपना आ जाता है रिदम में। नेक्स्ट, मैम मेरी लव मैरिज है, इंटरकास्ट में, मेरे 5 मामा हैं। जब मेरे भाई की शादी थी तब 4 मामा आए थे, एक मामा नहीं आए थे। कहते हैं वो आएगी नहीं तो मैं नहीं आऊँगा, वो आएगी तो मैं नहीं आऊँगा। अब 4th नंबर के मामा के बेटे की शादी है, वो बुला रहे हैं, तो क्या मुझे जाना चाहिए? मुझे डर लग रहा है मेरी वजह से भाइयों का रिश्ता ख़राब ना हो जाए, प्लीज़ रिप्लाई। सॉरी लंबा हो गया कमेंट। कुछ भी लंबा नहीं हुआ बहन, लंबा तो देखो लोगों ने कैसे कैसे भेज रखे हैं इतने लंबे। लेकिन हाँ, आपका बात सही है कि भाई 5 भाई हैं, अब 5 में से एक की लाइफ थोड़ी सी वैसी है। आप ये करो कि जाओ, शगुन दे के आ जाओ, मिल आओ एक बार खड़े खड़े, पूरी शादी मत अटेंड करो और बता दो कि ये रीज़न है, मैं नहीं चाहती कि आप भाइयों के बीच में मेरी वजह से खटास आए। तो दोनों बातें हो जाएंगी, जिन्होंने बुलाया उनका भी मान रह जाएगा, और जिन्होंने ये बोला है कि वो आएगी तो मैं नहीं आऊँगा, उनकी भी रह जाएगी कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। पहले ही मिल आओ शादी के फंक्शन से। नेक्स्ट, दी मेरी लाइफ चेंज करने के लिए थैंक यू, बट दी अब मेरी सास किसी बीमारी की वजह से बेड पर है, तब सब मुझे ही दोषी दे रहे हैं कि तुम सेवा नहीं करती, पास में नहीं रहती, मैं जॉब की वजह से छुट्टियों में ही आती हूँ, मेरे हस्बैंड का इवेंट का काम है, एस सर जी की दुकान है, नंद की लड़कियाँ रहती हैं साथ, पहले नंदे खूब आती थी, अब कोई नहीं आती, कहती हैं कि बेटा बहू करेंगे। मैंने 2 महीने की लीव ली, अब वो भी पूरी होने वाली हैं, क्या करूँ? मेरे बच्चे छोटे हैं, वो भी नाना नानी के पास छोड़ रखे हैं, क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आता, नौकरी भी कैसे छोड़ूँ? 3 नंदे हैं जो अब नहीं आ रही, पहले आती कुछ ले जाती तब आए, अब कोई नहीं आ रही। उनके तो बच्चे बड़े हैं, खुद खाना भी बना सकते हैं, क्या मैं अप डाउन करूं? सब ससुराल वाले भी यही कहते हैं कि पास रहती तो ये नहीं होता। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं किसी को क्या जवाब नहीं देती हूँ, बस सुनती हूँ, क्या करूँ बताओ दी। अगर अप डाउन पॉसिबल है डेली का तो आप कर लो अप डाउन ही। और दूसरी चीज़ भैया, घर के कामों के लिए अपनी सास की देखभाल के लिए केयर टेकर रखो, घर के कामों के लिए रखो ना रखो, केयर टेकर उनके लिए रख लो। नौकरी करती हो, अफोर्ड कर सकते हो दोनों लोग,
तो आपकी जो जिम्मेदारी ना चाहते हुए भी आपके कंधे पे आ गई, एक तो वो निभ जाएगी, और दूसरा आपकी नौकरी भी पहले से तो मुश्किल हो जाएगी भाई, अप डाउन का रास्ता वास्ता ज़्यादा बढ़ जाएगा जब, लेकिन यह है कि दोनों काम आपके सध जाएंगे। तो ज्वाइन कर लो, अप डाउन कर लो, और उससे पहले जब तक हो अभी केयर टेकर ढूंढो कि भैया मिलना ही चाहिए। हो जाएगी सारी चीज़ें, और कुछ महीनों की बात होती है, फिर हो ही जाएंगी खड़ी। नेक्स्ट, हाय, अगर हस्बैंड मार्केट के मॉल में किसी ब्यूटीफुल गर्ल को 2-3 बार देखे तो क्या हमें बुरा लगना और लड़ना सही है या नहीं? बुरा लगना थोड़ा सा, लड़ना गलत। 2-3 बार देखे, अब भाई कोई होता ही इतना सुंदर है कि उसको देखने का मन करता है। इंसान ही तो हैं, हमारे पति हैं तो क्या हो गया, वो ये थोड़ी है कि अच्छी चीज़ को अच्छा नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ ये है कि अगर वो जीभ लपलपा रही है उनकी ज़्यादा ही, तो एक आध बार अगर आपने सीन कर दिया तो आगे से समझदार होंगे तो थोड़ा सा संभल के ज़रूर रहेंगे, है ना। तो अगेन वही डिपेंड होता है जो वीडियो कॉल वाले क्वेश्चन में था, एग्जैक्टली इंटेंसिटी क्या थी देखने की, कैसे देख रहे थे, वो मैटर करता है। उसके आधार पे ही आपका रिएक्शन मैटर करेगा। ये नहीं कि भैया अब भैया आँख है चली गई, लड़की सुंदर है, कोई कोई होता ही इतना सुंदर है कि लड़की हो के हमारी निगाह नहीं हटेगी, होता है ना कोई कोई ऐसा। तो भैया आदमी भी तो इंसान ही है, ये मान के चलो ना। तो लड़ना गलत है, बुरा लग गया ठीक है, और बुरा भी क्या, मान लो मेरे से सुंदर लड़की कोई जा रही है हैं, और अगर मेरे हस्बैंड ने उसको देख लिया, वो फिर सामने आ गई, 2 बार देख लिया, या ऐसे देख के बस इधर को भी कर लिया, और मुझे पता है कि वो उन्होंने देखा, तो देख ही तो लिया। अगर भाई कोई कोई होता है, मैं कह रही हूँ ना, इतना सुंदर कि उसके ऊपर से निगाह नहीं हटती, तो इट्स ओके, लड़ो मत इस चीज़ पे। नेक्स्ट, हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं पंजाब से हूँ मैम, क्या आपका सीटेट का आंसर की आ गया? रिजल्ट कब है? मैं भी प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ, जानना चाहती हूँ आपके और टेट के बारे में क्या परिस्थिति है, मैम बताना ज़रूर। देखो जी, लोगों ने आंसर की चेक कर ली अगले ही दिन यूट्यूब पे देख देख के, है ना। अब सीटेट की ऑफिशियल भी जब आ जाएगी, मेरा पर्सनली कोई इरादा नहीं है आंसर की चेक करने का। जो मैं करके आई हूँ, मुझे विश्वास सा तो है कि हो जाएगा उसी में। अब मैं दोबारा बैठूं चेक करूं, अब मान लो उसमें नंबर कम हुए, कुछ हुए, मुझे लग रहा है कितने आएंगे, वहाँ नहीं आए उतने, फिर मैं अपसेट होती फिरूँ। तो मैंने तो उसे दे के छोड़ दिया एक इस पॉजिटिव नोट के साथ कि मेरा हो जाएगा। अब जिस दिन आएगा रिजल्ट, है ना, मार्च में सुन रहे थे, मतलब मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं है सही बताऊं तो। इसका पेपर दिया है, जब उठा के देखा है उसमें आएगा क्या। तो जब वहाँ एग्ज़ाम दे रहे थे तो वहाँ पर एक मैम थी, वो बता रही थी कि मार्च में आ जाता है, इसका टाइम नहीं लगता मतलब आने में। और फरवरी में कह रही थी कि सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो आंसर डाल देंगे। मैंने तो देखी नहीं खोल के उस दिन से वो वेबसाइट। जो होगा जब रिजल्ट आएगा अपने आप हल्ला मच जाएगा ऑनलाइन की, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, उस दिन देख लेंगे। नेक्स्ट, दी, आप हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहिए। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा पति मेरे साथ भी इमोशनल कनेक्शन बनाए। मेरी सिर्फ हाइट सिर्फ 5 फीट से थोड़ा कम है, 5 फीट से थोड़ी कम है, ये लिखना चाह रही हूँ। बाकी वेल एजुकेटेड हूँ, फिर भी शादी के 6 साल हो गया, पति का दिल में नहीं जीत पाई, पता नहीं क्यों। कम पढ़ी लिखी महिला कैसे पति को गुलाम बना लेती हैं, मेरी सोसाइटी में है एग्जाम्पल। मैं अकेला फील करती हूँ, पति अपनी ज़रूरत पूरी किया उसके बाद वो बात नहीं करता, बोलता है तुमसे क्या बात करें, तुम तो कभी मीनिंगफुल बात नहीं करोगी, सिर्फ कौन सी लोग क्या बोला ये सब बुराई करोगी। बट दी, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, किनसे, ये सब तो बताना पड़ेगा ना। अगर कुछ होता हो तो फिर बोलेगा कि बताया नहीं, इसलिए कुछ भी बात होती है वो मैं बता देती हूँ। मैं नहीं चाहती पति बात छुपाएं, क्या करें, या क्या मैं गलत हूँ? देखो, बात छुपाना गलत है, लेकिन हर दूसरी बात बता रहे हो, अगर पति का सुनने का कैलिबर है इतना और वो सुन रहा है तो ठीक है। अब वो इरिटेट हो रहे हैं, कह रहे हैं ना आप कोई मीनिंगफुल बात नहीं करोगी, बस यही बोलोगी कि इसने ये कर दिया, तो एग्जैक्टली आप ऐसा कर रही होंगी शायद। भाई मान लो मैं भी अपने सारे दिन की बात, अब मैं आपकी अपनी कहानी सुनाऊं तो मेरे को सारा दिन में जितना कुछ हुआ, मुझे भी ज़्यादातर चीज़ें मैं बताना इनको मतलब है कि बताना है। अगर हमें टाइम ही नहीं मिला किसी वजह से कि ऑफिस चले गए या मैं ज़्यादा बिजी हो गई, आके यूट्यूब में कुछ है, लेकिन फिर भी जब मैं खाना बना रही हूँ तो वो आसपास डोलते रहते हैं, तो मुझे सारे दिन की बात उन्हें बतानी है। और जिस दिन मैं नहीं बताती उनको लगता है क्या मतलब क्या हो गया, सब ठीक था, वो खुद पूछेंगे अच्छा, लेकिन क्या क्या हुआ वो बता दी। अब उसमें क्या क्या हुआ में सारी नेगेटिव चीज़ें थोड़ी होती हैं कि इसने मुझे वो कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया।
मैं तो उन्हें मजे मजे की बातें बताती हूँ, अरे बच्चे ने ऐसे कह दिया, एक निरीक्षण पे आए थे वो ऐसे तारीफ कर गए, अरे वो तो खुद कुर्सी लेके बैठ गए, या मेरी आज वहाँ से कोलैबोरेशन की वो आई है, रिक्वेस्ट आई है, या मेरा यहाँ पे आज एक कमेंट बहुत सुंदर आया, आप लोगों की कहानियाँ सुनाती हूँ। तो एक वेराइटी ऑफ टॉक है ना, तो उनके लिए वही एंटरटेनमेंट है कि हाँ, क्योंकि उनके मैं हमेशा पूछती हूँ आपके पास किस्से नहीं होते, कहते नहीं मेरे पास किस्से नहीं होते। तो उनको मेरे किस्से सुनने में मज़ा आता है, मतलब उनको एक आदत हो गई कि हाँ ये बताएगी, एक हैबिट हो गई। तो भाई अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यही बातें करूँ, इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे ये कह दिया, आज मेरे इतने ये सब्सक्राइबर कम आ गए, या मेरी वीडियो अच्छी नहीं चल रही, या मैं थक गई, या मैं ये बीमार हूँ, मैं सिर्फ अपने दुख दर्द ही सुनाती रहूँगी, एक आदमी का कैलिबर होएगा ना सुनने को, उसको क्या मजा आएगा कि जब देखो रोती ही रहती है। ये वाली बात है। तो आप अगर इस तरीके की ही बातें सिर्फ बता रही हो, एक तो किसी ने क्या कह दिया उसमें हम भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन टॉपिक से ही क्यों नहीं बचती हो, पहली चीज़। और दूसरी, दिन भर में 50 बातें हुई हैं, तो मैं कहूँगी अगर बहुत भी आपका माहौल ख़राब है, 35-40 बातें भी ख़राब है, तो कुछ 10 अच्छी भी तो हुई होंगी। तो कुछ बैलेंस बना के उनसे बात करो, तो फिर सिचुएशन बदलेगी। हाइट से कुछ नहीं होता, मेरी हाइट बहुत बड़ी है, मतलब मेरे जो साथ के टीचर्स हैं उनके आगे मैं लुक वाइज कुछ भी नहीं हूँ। अगर कहना चाहिए पर्सनैलिटी को देखें कि हाइट कितनी है या शक्ल कैसी है या कुछ है, बहुत है ऐसी जो मेरे से कई गुना ज़्यादा सुंदर है, कई गुना ज़्यादा, है ना। और मैं तो अब कहना, मुझे तैयार होना भी अब आया है, उससे पहले मुझे तैयार होना भी नहीं आता था, तो मैं बहुत ही बेकार सी लगती थी। तैयार ही नहीं होना आता, ढंग से बाल ही नहीं बनाने आते, मेकअप नहीं करना आता, कुछ भी नहीं आता, कपड़े भी ऐसे पहन रही हूँ कि बहुत ही बेकार, मुझे यही नहीं है कि हाँ अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। तो मतलब फैशन सेंस थी ही नहीं, सही बताऊँ तो। और हाइट भी नहीं है उतनी ज़्यादा, तो फिर भी चल ही रहा है ना। क्योंकि ऐसा नहीं होता, जब हमने शादी करी होती है ना, तो हमें दिख रहा होता है कि हमारी जो शादी होने वाली है उसकी लड़की की हाइट इतनी है, वज़न इतना है, ऐसी दिखती है, हमने उसको देखा है, हम उस चीज़ के लिए ओके हैं, तभी तो हमने शादी करी है। कि हमें वो कमी खल रही है उसकी, लेकिन इतनी नहीं खल रही कि हम उसकी वजह से उससे रिश्ता ही ना रखें, तभी तो हम शादी करके लाए उसे, वरना हम शादी क्यों करते। तो जिस आदमी ने शादी करी है, तो ये तो भूल जाओ कि लुक्स पे वो जा रहा है, अब आपकी पर्सनैलिटी दिखाने की चीज़ है। तो आप अपनी बातों में, अपने विचारों में वो चीज़ लाओ कि उनको लगे कि आप समझदार हो, तो फिर बात बन जाएगी। नेक्स्ट, आप मी टाइम में क्या करते हो, कितना निकल जाता है आपका मी टाइम के लिए, क्या आपका सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट किया है? मैंने कर रखा है अपनी बेटी का, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। पहले क्वेश्चन सुकन्या वाले का, हाँ मैंने कर रखा है अपनी दोनों बेटियों का। और मेरा कितना मी टाइम निकल जाता है, देखो जी, अगर मैं हिसाब लगा के निकालूं कि ये मेरा मी टाइम है, तो मेरे 24 घंटे में कोई मी टाइम ना निकले, ठीक है। लेकिन जब मुझे लगता है कि आई एम एग्जॉस्टेड, मुझे ब्रेक चाहिए, तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ। जैसे अभी तुम्हें कल की बात बताऊँ, मैंने क्रिमिनल जस्टिस, इन्होंने मेरे को कुछ टीवी में ढंग का देख, ऐसा भी नहीं है, टीवी में ऐसा ना देखने में सोचना नहीं पड़ता कि क्या है ना, कुछ क्रिएटिव, तो दिमाग को आराम मिल जाता है थोड़ा सा। मेरे को ऐसा पर्सनल लगता है, कुछ अच्छा कंटेंट मिल जाए तो यह है कि देख रहे हैं बस, मज़ा आ रहा है। तो इन्होंने क्रिमिनल जस्टिस लगाया, थोड़ा सा मैंने देखा उसका पार्ट, फिर मेरे को लगा ठीक है, और मैं बैठी हूँ उसको देखने के लिए। अगले दिन फिर मैंने उसको कई घंटे देखा। अब जो भी काम उसकी वजह से इधर उधर हुए हैं, वो मैं फिर आज पूरे कर रही हूँ, कैसे भी कर रही हूँ। तो वो चीज़ है। तो मेरे को जब चाहिए होता है ब्रेक, तो मैं सारे काम एक किनारे करके ले लेती हूँ। अब रही बात कि उस ब्रेक में करना क्या है, तो उस ब्रेक में पॉसिबल जो हो सकता है मैं वो कर लेती हूँ। अगर मेरे बस की है, कोई काम ऐसा है कि मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैं बाहर चली जाऊँगी। ज़्यादा टाइम है, कहीं बाहर ही बिल्कुल ही जाना ट्रिप पे, हम वहाँ चले जाएंगे। घर में ही रहना है, थोड़ी देर है, तो जैसे मैंने बताया टीवी में एक जोन सा है मेरा कि हाँ मुझे इस तरीके की वीडियो अच्छी लगती हैं, वो देख लिया। कुछ भी नहीं समझ में आए, सो जाती हूँ। मेरे को तो सो के भी बढ़िया लगता है कि हाँ भाई सो लिया आज। अगर किसी दिन बे टाइम के सो गए तो लगता है हाँ भाई छुट्टी का दिन था। तो वेरी करता है ये। और आप ये देखो ना कि मेरा मी टाइम नहीं, रोज़ 24 घंटे में 1 घंटा मेरा मी टाइम इतने से इतने बजे तक, भाई वो नहीं हो पाता। तो आपको जब लगे, अगर हो पा रहा है तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा, आपका बिजी शेड्यूल है, जब लगे ना कि आपके दिमाग की बैटरी अब ख़त्म हो गई है, अब नहीं हो पाएगा काम, भाड़ में जाए सारा काम, आप रिलैक्स करो, जो आपको उस टाइम पे करना अच्छा लगे वो करो। तो मैंने तो पूरी फहरिस्त है मेरी, डांस कर लो, इंस्टाग्राम की रील खुद बना लो,
जिसमें तफरी वाली जो रील जा रही थी ना, ये अभी ये स्ट्रेस बस्टर ही तो थी, और क्या था। मेरे कोई घर वालों ने अभी थोड़ी कोई बम फोड़ा है कि हाँ जी नया नया सबको लग भी रहा था कि किसी अपने का वो सुना रही है ये वो। तफरी थी वो, तो वो तफरी थी, मज़ा आ रहा था पोस्ट करके, फिर उसके कमेंट पढ़ के, और उसकी रीच इतनी अच्छी जा रही थी तो और हंसी आ रही थी। तो कुछ भी करो जिसमें आपको लाइटर फील हो। नेक्स्ट, हाय दी, आपके सोल्यूशन बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, मेरी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना। मेरी 8 साल की और सिस्टर का 8 साल का बेटा है। पहले मैं दीदी के बच्चों को छुट्टी में घर रहने के लिए ले आती थी। एक बार दीदी के लड़के ने मेरी बेटी को एडल्ट वीडियो दिखा दी और मेरी बेटी को भी प्राइवेट पार्ट पर टच किया। मैंने देखा नहीं, बट मेरी बेटी ने बताया। तब से मैं उनके बेटे को घर नाइट स्टे के लिए नहीं बुलाती, उनकी बेटी को बुलाती हूँ। दीदी अच्छे से रखती भी हूँ और उनको ये सब मालूम नहीं है। उसे लगता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ तो मुझे घमंड आ गया, मुझे ठीक से बात नहीं करती। क्या मुझे उसे सब बता देना चाहिए? जी हाँ, बता देना चाहिए उसको। नेक्स्ट, थैंक्स अ लॉट डियर, मेरी फेवरेट मैम हो आप, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी एंड द मोस्ट मुझे समझा आपने। चलो जी दी, मैं तो आपका वीडियो पूरा देखती हूँ, कहीं पर भी नहीं रोकती, क्योंकि आपके हर सवाल और जवाब लाइफ में कभी ना कभी काम आएंगे। आप जो आंसर देते हो ऐसा लगता है लाइफ का लेसन है, कभी ना कभी काम आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत मोटिवेशन देती हो, लाइफ जीने के तरीके बताती हो, किसी को अच्छे से हैंडल करना और सब बताती हो। आप इतनी मोटिवेटेड कैसे रहती हो? भाई साहब, इतनी ठोकरें लगी है ना लाइफ में, इतनी सारी, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि भगवान ने, ऐसा लगता है कि हाथ लिटरली पकड़ रखा है, तो उन सब चीज़ों से निकल गए। अब जब निकल गए तो फिर लगता है कि यार कोई और हिचकोले खा रहा है तो उसको हाथ पकड़ के हम निकाल लें। ये है। मैम, मैं मुंबई में एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, इसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट का पेपर्स बनते हैं। मैम, मेरा बैकग्राउंड दूसरा है, मैं PhD नेट हूँ, लेकिन हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन की वजह से परमानेंट जॉब नहीं लगी। यहाँ मैं अपने को ढाल रही हूँ, अभी मैटरनिटी लीव से लौटी हूँ। जॉब पर वापस आने के बाद मुझे लग रहा है मैं कभी पीछे छूट गई हूँ काफ़ी। यहाँ पर मुझे लगता है पहले भी मेरे साथ पार्शियलिटी होती है। मैं हार्ड वर्क बहुत करती हूँ, कलीग से अच्छे से बात करती हूँ, लेकिन फिर भी फीडबैक मेरा अच्छा नहीं दिया जाता। मैं किसी से भी आर्गूमेंट वगैरह नहीं करती, फिर भी मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं दिए जाते। कुछ लोग सामने तो अच्छे बोलते हैं, पीछे बुराई करते हैं। जॉब अच्छी है, मुंबई में ही है, कहीं कोई ट्रांसफ़र नहीं है, सैलरी भी अच्छी है। क्या करूँ मैम अपनी जॉब में ग्रोथ के लिए? मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मेरी मदर इन लॉ मेरे बेटे का अच्छा ख्याल रखती हैं। जॉब में इसलिए पूरी मेहनत करती हूँ, लेकिन फिर भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। मेरे पीछे कुछ लोग काम करते हैं लेकिन शो ज़्यादा करते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिलता है। ऐसे में मुझे कैसा काम करना चाहिए? देखो, आपकी जो फर्म है ना उसमें यानी कि चल रहा है ये चीज़। तो ये जो कॉरपोरेट कल्चर है ना, इसमें जितना मैंने समझा है, इसमें राजनीति चलती है प्रचंड, है ना। तो जो, या तो अगर आपको, देखो मेरे हिसाब से तो आपकी सुकून की नौकरी चल रही है, अभी जो मिल रही है सैलरी वो भी आप बता रहे हो कम नहीं है, परिवार में भी भगवान की दुआ से सब सही है। क्यों आगे उस चूहा दौड़ में आपको और ज़्यादा भागना है? जो है जैसा है अभी भी अच्छा है तो उसमें संतुष्ट रहो, हेडेक कम है। लेकिन अगर आपको एट एनी कॉस्ट अपनी जॉब में प्रमोशन चाहिए ही चाहिए तो फिर सीखो हथकंडे, जिन लोगों को अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं उनके जैसे, और फिर वही करो आप भी। जो चलता है वही चलाना पड़ता है ना, जहाँ जाओगे वहीं की रीत रखनी पड़ेगी। तो वही चीज़ है, या तो फिर उनकी तरीके आप भी सीखो और करो, आप भी करो दिखावा। नेक्स्ट, दीदी मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस में एक औरत है उससे 2018 में प्यार भरी बातें कर रहे थे। मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली जिसमें वो कह रही है तुम मुझे अब प्यार नहीं करते क्या? तो कह रहे हैं बहुत करता हूँ, बिजी रहता हूँ, आई लव यू सोना बाबू पुच्ची। मोहब्बत कर रहे हैं। वो विडो हैं। अब फिर से मैंने 2 दिन पहले वीडियो कॉल उसकी पढ़ी देखी, बट 40 सेकंड की थी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं? पति कहता है छोटी सी बात है, मैं बवाल कर रही हूँ, तांडव कर रही हूँ। अच्छा, ये उसी क्वेश्चन का मतलब एक्सप्लेनेशन आया जो मैंने कही ना कि उसमें बात क्या थी, एग्जैक्ट बात क्या थी। तो इन्होंने खुद ही उसके बाद उसमें कमेंट कर रखा है। तो ये वाली बातें थी जो मैंने अभी पढ़ी। तो भैया वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि उनसे प्यार कर रहे थे तो तुम कर दो तांडव। तुम ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हो, तुम सही कर रही हो, करो तांडव, बैंड बजाओ दोनों लोगों की, करो इनका उपहास। उस जो विधवा मैडम है उनको भी फ़ोन करके खूब अच्छे से लताड़ लगाओ, ठीक है ना भाई। उनके पति के साथ जो कुछ भी हुआ इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे का पति वो पूरा का पूरा ऐसे कर देंगी, जमी जमाई गृहस्थी। तो विधवा हो, कुंवारी हो, शादीशुदा हो, दूसरे के पति के साथ इल्लीगल संबंध रखना यानी कि आपने अपना इज्जत सम्मान सब खो दिया।
आप पात्र हो कि आपको जलील किया जाए। इधर पतिदेव की क्लास लगाओ बढ़िया करके, क्या ना मैं तांडव कर नहीं रही, अब करूँगी। मतलब इन्हें शर्म नहीं आती। मुझे लगता है इतनी बार एफबी पे और वीडियो वगैरह आती हैं कि भैया पत्नी को पकड़ा, पति को पकड़ा प्रेमिका के साथ, वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं और पति ना बेशर्मों की तरह, अरे तू घर चल, अरे तू घर चल, ये करते रहते हैं। मतलब भाई साहब हिम्मत है ऐसे लोगों की। और कैसी गलीच औरतें रहती हैं जो दूसरे का पति, अरे जो अपने ब्याहता का, अपने बच्चों की माँ का नहीं हुआ वो तेरा होएगा, इनसे कोई पूछा है? तो वो पता नहीं, बहुत ही बेकार हिसाब है। लेकिन ऐसे लोगों को जलील करने का धर्म का काम है, कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट, मैम मेरे हस्बैंड कहीं बाहर जाते हैं तो सासू माँ बहुत सुनती हैं, इसको समझाकर नहीं तो तन तलीफ देगा, तन तलीफ देगा। फ्यूचर में मेरे फ़र्ज थी उसको पालना और शादी करनी, बस मेरी अब कोई जिम्मेदारी नहीं है। सही कह रही हैं वो। शादी कर ली भैया, अब कहीं ना कहीं माँ से ज़्यादा पत्नी का जीवन प्रभावित होता है पति की गलत आदतों से। तो वो आपको समझा ही रही है कि भैया इसको रोक, लड़ झगड़, प्यार से रोक, कैसे भी रोक। सही कह रही हैं, इसमें गलत क्या कह रही हैं? लेकिन जिम्मेदारी नहीं है, वो बेचारी मुंह से ही तो कह रही है। माँ तो जब तक जिएगी कलपती रहेगी बच्चों के लिए अपने। नेक्स्ट, राधे राधे मैम, मैं शादी के 1 महीने बाद अपने मैके आई हूँ। अब हस्बैंड फ़ोन करके बोल रहे हैं कि तुम सुबह जल्दी नहीं उठी थी और काम भी कुछ नहीं करती थी। मैके में 10 बजे उठती थी, आज तो कहे वहाँ अपनी आदत बनाओ, सुबह 5 बजे उठो। मुझे नहीं चाहिए घर पर मेरे पेरेंट्स कुछ बोले, मुझे तुम परफेक्ट चाहिए। मैं बोलती हूँ मुझे टाइम लगेगा बदलने में। मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, ससुराल में सारा काम भी करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, खुद की केयर एंड एक्सरसाइज करती हूँ। सुबह और जल्दी उठने की भी कोशिश कर रही हूँ, क्या करूँ मैम? इतना कुछ बदलने पर भी सुना रहे हैं। मैं जवाब नहीं देती, लेकिन बहुत दिन से बोल रहे थे यही बात, तो मैंने बोल दिया कि अगर मैं कुछ नहीं करती तो अब मैं वापस नहीं आ रही। क्या मैंने ठीक बोला? प्लीज़ आंसर करना। आपको ये नहीं बोलना चाहिए था मैं वापस नहीं आ रही। जब कोई कहे ना मुझे तुम परफेक्ट चाहिए तो सीधे पूछो भाई तू परफेक्ट है या भाई नहीं है? चलो पति की आप परफेक्ट हो क्या? कौन है जो इस दुनिया में परफेक्ट है? सब में कमियां होती हैं। तो अगर यही था कि मुझे तू परफेक्ट चाहिए तो शादी से पहले इंटरव्यू लेना था ना, कितने बजे उठती है, कितने बजे खाना बनाती है, सब कुछ करेगी नहीं करेगी। तो यहाँ ये पॉइंट आपका वैलिड होता। कोशिश कर रही हूँ बदलने की, और टाइम लगता है यार, ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट, दी आपको बताया था कि मेरी सास पिछले मंथ एक्सपायर हो गई। मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पड़े हैं कि मेरे ससुराल जो कि गांव में है सेटल हो जाऊं मैं फॉर सम ईयर्स, वहाँ उनकी बहुत प्रॉपर्टी है इसलिए। बट माई फादर इन लॉ इज़ वेरी चीप एंड रिस्पॉन्सिबल, बट आई वॉज रेडी टू सेटल देयर फॉर माई हस्बैंड। अब मुझे ससुर के बारे में उनके क्लोज लोगों से पता चला कि उनके किसी और औरत से चक्कर है। प्रूफ नहीं है, बट मेरी रियल ननद ने उस क्लोज वन को बताया। वैसे मेरे ससुर मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, बट अब मेरा मन नहीं कर रहा वहाँ जाने का। मेरे हस्बैंड मुझे अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताते और हमेशा अपनी फैमिली की साइड लेते हैं, मेरी नहीं। प्लीज़ हेल्प, मैं क्या करूँ? कॉज माई हस्बैंड वॉन्ट्स मी दिस, अदरवाइज ही विल लीव मी एज ही सेड। कैसा रिश्ता है ये शादी का कि ये नहीं करोगी तो छोड़ दूंगा, वो नहीं करोगी तो छोड़ दूंगा? ऐसे को तो भाई छोड़ ही दे फिर तो। इतनी शर्तों के साथ रह जाता है क्या? इतना आसान नहीं होता छोड़ना पकड़ना। ठीक है, प्रॉपर्टी है, तू रह आके मेरे साथ, अकेली क्यों रहूंगी? मतलब अगर मेरे ऊपर ये बात आती तो मैं सीधे ये कहती कि मैं अकेली क्यों रहूंगी, प्रॉपर्टी है जो भी है, तो पिताजी हैं तो उनसे ज़्यादा थोड़ी मैं संभाल लूंगी। नौकर रख दो, ध्यान रखने वाला कोई चाहिए तो। और दूसरी चीज़, अब आपके पास ये पॉइंट है कि भैया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वहाँ अकेली नहीं रहने की, ऐसी ऐसी चीज़ें पता लगी हैं, फिर आएगा ये तेरे तो दिमाग में गंदगी भरी है, जो भी है अकेली नहीं रहूंगी, या तो साथ रह लो, नहीं तो मैं भी आ रही हूँ वहाँ पे, बात खत्म। नेक्स्ट, दी रिप्लाई ज़रूर देना प्लीज़, समझ नहीं आ रहा क्या से क्या बताऊँ। हम 3 सिस्टर हैं, मैं बड़ी हूँ, मेरी शादी हो गई है, सेकंड वाली की भी हो गई है। 4 साल पहले मेरी शादी को 10 साल हो गए। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं ज़्यादा मैच्योर नहीं थी। तब मेरी सिस मेरे ससुराल खूब आती थी, 3-4 महीने खूब रहती थी। ससुराल वालों को भी प्रॉब्लम नहीं थी, खूब किया हम लोगों ने, कोई रोक टोक नहीं, और मैंने उसकी सब बात मानी, गलत हो या सही। खुद अपना दिमाग नहीं चलाया। अब उसकी शादी हो गई, वो मेरी सास से बात करती है मेरे बारे में। मेरी सास ने कुछ बातें बताई मेरी, उससे बनती नहीं है। अब उसको लगता है अब अपने पर्सनल लाइफ के बारे या ससुराल रिलेटेड कुछ बातें नहीं बताती हूँ। मैं बहुत चालू हो गई, मुझे बहुत घमंड आ गया है। किसी वजह से हमारी 4 महीने बात नहीं हो रही, फ़ोन पर मिलती है कहीं तो बात कर लेती हूँ।
पर कॉल पर नहीं करती। मैं अब 2 दिन पहले उसने मेरे हस्बैंड से मेरे बारे में बहुत फालतू बातें बोली, जैसे कि वो कुछ गोल्ड या कुछ खरीदती है तो मुझे बुरा लगता है, बहुत ईगो और बहुत कुछ। और अपने बेटे कसम दे कि वो मुझे नहीं बताए, उनसोने मजे इसलिए बता दिया कि उन्होंने मुझे इसलिए बता दिया कि मुझे पता हो मेरे बारे में क्या सोचती है। पर ऐसा मेरे मन में कुछ भी नहीं है। वो बहुत बार मुझसे उल्टा सीधा बोल चुकी, इसलिए मैं बात नहीं करती। और कुछ नहीं, ये भी लगता है जैसे मैं और मेरी फैमिली पहले बहुत कुछ करते थे, अब उतना नहीं कर रहे हैं, ये भी बात है। ये सब चीज़ें जब पता चली अंदर से घुट सी रही हूँ। समझ नहीं आ रहा किससे कहूँ, क्या करना चाहिए मुझे। मैंने उसके लिए बहुत किया, जितना मुझसे बन पड़ा। वैसे उसकी किसी से ज़्यादा नहीं बनती है। घर में भी बेटा छोटा है तो मैके में ही ज़्यादा रहती है, उसकी वजह से मैं नहीं जा पाती मैके। भगवान की दया से सब हैं मेरे पास, मैं क्यों जलूंगी किसी से। अब उसकी जो बातों में एक बात निकल के आ रही है कि भैया तुम उससे बात नहीं करती, उससे अपनी घर की बातें शेयर नहीं करती, ये वो। तो बेमन से ही सही उसको कॉल करना स्टार्ट कर दो, अगर आपको रिलेशन ठीक रखना है। क्योंकि मैके में आप मैके भी नहीं जा रही उसकी वजह से, है ना। नॉर्मल बात करनी शुरू कर दो तो उसका ये बहाना ख़त्म हो जाएगा कि मुझसे बात नहीं करती। हफ्ते में एक बार कॉल कर ली अलार्म लगा के, उठा ले ठीक, ना उठाए और बढ़िया, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ वही है कि भैया उसे बातों बातों में यही कि भैया अपनी गृहस्थी संभाल ले, अब तो अनमैरिड थी तब तक सही था, यहाँ रह रहे थे, अब तो तेरे पास अपने बहुत काम होंगे, बस अपनी सास से बात कर लिया कर, अपने पति से बात कर लिया कर, मेरे वाले को छोड़ ही दे। तो कुछ ऐसे टोंट से उसको मार ही दो, जब बुरे बनी गए तो उसको भी तो पता लगे कि सामने से पलटवार आ रहा है। और रही बात घर ना जाने की, जैसे जाते हो वैसे जाओ, नहीं रुकना है नहीं रुको, लेकिन माँ बाप से थोड़ी मिलना जुलना छोड़ दोगे, या छोटी बहन है उससे थोड़ी मिलना जुलना छोड़ दोगे, उसकी वजह से जाओ आप घर पे। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे ट्विंस बेबी हैं 1 साल के और मैं रोज़ घर सारा काम करती हूँ बच्चों के साथ, वर्क फ्रॉम होम जॉब भी ज्वाइन कर लिया, और एक दिन में क्या बीमार हो जाऊँ और उतना बेड से तो सबके मुंह क्यों बन जाते हैं। हस्बैंड तो बहुत गुस्सा दिखाते हैं, सास भी, और अगर मन करता है तो खाना देते हैं, वरना नहीं देते। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, गलत है ये। और इससे सबक ये मिलता है कि जब आप ठीक हैं ना, तब आप एक हिसाब से काम करें, मशीन बने ना। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं गिरूंगी पड़ूंगी, तबीयत मेरी ख़राब होएगी, तो ये पूछेंगे भी नहीं, तो उतना करो जितना आपका शरीर अलाउड करे। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी अभी नई शादी हुई है नवंबर 2026 में, मैं कंफ्यूज हूँ। नवंबर 2026, 25 में हुई होगी, अभी तो 26 तो चल ही रहा है। अलग रहूं या जॉइंट फैमिली में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट फिर भी खुद को खो रही हूँ ऐसा लगता है। जिम जाने की बोलो तो बोलते हैं नई बहू को मेकअप आर्टिस्ट कोर्स किया है, ये छोटी सिटी बड़ी शिफ्ट होने का सही लगता है। मेरे पति का WFH है और वो भी बिजनेस करने, इससे साल क्या हमें शिफ्ट होना चाहिए या नहीं। मेरे पति बड़े हैं, एक छोटी बहन है, मेरी सास फिट है, सारा काम कर सकती है, सजेस्ट करना। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, मेरी लव मैरिज है तो किसी से शेयर नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, आप शिफ्ट हो वहाँ पे, और शुरू में चले जाओगे तो वैसी आदत भी पड़ जाएगी लोगों की, कुछ महीने साल रुक गए फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा निकलना। थैंक यू मैम फॉर रिप्लाइंग मेरे मैसेज। मैं वही डॉक्टर कपल वाली हूँ जिन्होंने पहले भी आपसे मैसेज किया था। मेरी शादी को 2 साल हुए हैं, अभी बेबी नहीं है, जैसा आपने लास्ट वीडियो में गेस किया। मेरे इन लॉज का माइंडसेट वैसा ही है, बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड है, कंपैरिजन करते रहते हैं, स्पेशली मेरी नंदों और रिच रिलेटिव्स, मामा हस्बैंड के, उनसे। इसी वजह से उन्हें मेरे मायके वाले भी नहीं पसंद, उनके हिसाब से वो कम हैं। रिच लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं पर नॉर्मल रिलेटिव्स को वैल्यू नहीं देते। इस सब से मुझे अंदर ही अंदर बहुत क्लैश, गुस्सा और टेंशन फील होती है। मुझे डर लगता है कहीं इन फ्यूचर में मेरा बेबी भी इसी माइंडसेट से इन्फ्लुएंस ना हो जाए, क्योंकि हम सब साथ रहते हैं। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड का नेचर भी इस मैटर में ऐसा ही है। 2 डॉक्टर होते हुए भी सास का हमेशा रहता है काश धन दौलत हो जाए, भगवान कृपा करे, कोई सोने का भरा मटका मिल जाए, एटसेट्रा। इनकी पैसे की भूख कभी नहीं मिटेगी लगता है। हाँ जी, जो मैंने कहा था वही हुआ ना इसमें। तो ऐसा है, ऐसी फैमिली में ना, देखो अपने बच्चे की तो चिंता आप करो मत, ठीक? क्यों? देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, बेटा या बेटी जो भी आपका होगा वो उनका भी होगा, आप चाहो ना चाहो। जो गुण आपके आएंगे थोड़े गुण उनके भी आएंगे, एक से नहीं बनता बच्चा, ठीक? तो हो सकता है
भले 9 महीने माँ पेट में अपने रखे, लेकिन जो खानदान का असर होता है, ननिहाल का, ददीहाल का, किसी ना किसी एक पक्ष का, कुछ का, या बिल्कुल प्रॉपर मिक्सचर, बच्चा उसी से मिलके बनता है। तो वो बच्चा इस माइंडसेट से बिल्कुल अछूता रहेगा या बिल्कुल वैसा नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन अगर बनेगा भी, अगर वो अपने बाप दादी और दादा जैसा सोचता है तो उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। रही बात आपकी, अब आपको घुटन नहीं होएगी, आप बस इतना करो, एक तो जो आपके पैसे हैं ना, जो आपकी सैलरी आती है, कुछ आती है, उसको अपना पर्सनल इन्वेस्ट करो, उस पैसे को खुद हैंडल करो, वो पैसा घर के पैसे में मत मिलाओ। चाहे फिर इसमें ये एक पैर पर खड़े हो जाएं, उल्टे नाचने लगें, कुछ भी हो, ठीक है। पोलाइटली अपने तरीके से जैसे सही लगे, अपने पैसे को अपने तरीके से इन्वेस्ट करो, अपने अंडर में रखो। उसके बाद आपकी सास धन का मटका मांगे, सोने का महल मांगे, सोने की लंका मांगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी सारी ज़िंदगी जिस माइंडसेट में निकली है, आप आके उसको कैसे बदल दोगी? नहीं बदलोगे। और रही बात ये, देखो इस तरीके का माइंडसेट ना शादी में अच्छे से पता चल जाता है कि ये लोग पैसे के भूखे हैं। आप लोग जज नहीं कर पाए, आपने टेक्निकल चीज़ें देख ली कि परिवार में ये है, ये है, ये है, अच्छा परिवार है, ये वो, लेकिन ये बारीकियाँ फिर जाने के बाद आपको समझ में आ रही हैं। तो इन बातों पे रिश्ता नहीं तोड़ा जाता। मान लो मनी माइंडेड है भी, पैसा जोड़ के भी कहीं ले जाएंगे, सब इधर ही रह जाना है ना। आपका जो पैसा है आप उसको अच्छे से इन्वेस्ट करो, बच्चे की टेंशन लो मत, आपके जैसा बने या उनके जैसा बने उसकी मौज है, कोई टेंशन लेने की उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बुरे इंसान है, बस वो थोड़े मनी माइंडेड है, आप नहीं हो। थोड़े मनी माइंडेड सब होते हैं, कोई ज़्यादा हो जाता है, बस ये है। पैसे के बिना तो काम चलता नहीं, लेकिन ये है कि कम पैसे वाले को हम बेइज्जत कर रहे हैं, उसे इतनी अहमियत नहीं दे रहे, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। आपको जैसे करना है आप करो अपनी लाइफ में, उनको जो करना है वो अपनी लाइफ में करते रहें। जिस दिन आप लोगों का आपस में क्लैश हो, चिंता उस दिन होगी, उससे पहले कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक। अपनी जॉब में मस्त रहो, अपने पति के साथ इस पॉइंट से अलग बहुत सारी चीज़ों पे आपके विचार मिलते होंगे, उन बातों पे बात करो। रिलेटिव्स, पैसा, इन सब से अलग हटके भी बहुत सारे मुद्दे ढूंढो जिस पे आप डिस्कस कर सको, है ना। आप खुद इतनी पढ़ी लिखी, इतनी समझदार हो, तो उसके आगे मुझे नहीं लगता कि कुछ भी और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स अवॉइड करने हैं, बाकी पॉइंट्स पे अपने हस्बैंड के साथ बॉन्ड क्रिएट करना है। और रही बात उनके मनी माइंडेड होने की, इस वजह से आपको अपना पैसा अपने तरीके से प्लान करना है ना, ताकि ऐसा ना हो कि आप कमा भी रहे हो और खाली भी हो, हाथ पल्ले कुछ लगा ही नहीं। क्योंकि पेट एक तो भर जाएगा, अब भर ही नहीं रहा उनका, तो आप अपना अंधे कुएं में सैलरी क्यों डाल रहे हो? अपने लायक अपना करते रहो, एक कॉन्फिडेंस रहता है, 4 पैसे अपने पास रहते हैं, तो है ना। तो यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसके काम की वीडियो लगे उसे शेयर कर देना, कमेंट कर देना अपनी सक्सेस स्टोरी, अपनी प्रॉब्लम, या मेरे लिए सिर्फ आपका थोड़ा सा प्यार काम कर जाती हैं वो चीज़ें भी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।